तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। नमस्कार 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 नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे चुन्नू मुन्नू। फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। सब मस्त तंदुरुस्त। फटाफट से बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी लगा दो यार, जल्दी से फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दो यार। उसी के साथ हम क्या करते हैं, आज हम अपना आखिरी जो लेक्चर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर था और इस चैप्टर का नाम था संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। ठीक है, इसी की आज हम जो है बात करेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे और आज कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को खत्म करें और कल एक नया चैप्टर जो है शुरू करें। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लिया करो यार। हम भी टाइम से आ जाते हैं, तुम भी टाइम से आ जाया करो बे, हैं इतनी देर काहे लगाते हो बे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार बेटा, नमस्कार 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 नमस्कार। चलो चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा जी, एक काम करते हैं जो है कि अपना जो लेक्चर है, अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू कर लेते हैं, वो शुरू करते हैं भाई। और ये बताओ कि अब तक जो मैंने चैप्टर में पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया। कल तो बहुत नाराज हो रहे थे, सर बहुत जल्दी पढ़ा दी। अच्छा, कल बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि सर आपने डाउट सेशन नहीं लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज इस लेक्चर को खत्म करेंगे और जो भी बच्चे डाउट सेशन में डाउट पूछते हैं उनका भी आज मैं आंसर जो है करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और हाँ, आज ना हाय दैया हाय तौबा मत मचाना, बहुत पिटाई करूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा जा सकता है, मे बी 1.5 घंटे खिंच सकता है, 1.5 घंटे है ना, 1.5 घंटे लेक्चर जो अपना खिंच सकता है, क्योंकि आज आखिरी लेक्चर है। तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा मैं ज्यादा पढ़ा दूं। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ते रहो यार। लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है सब समझ में आएगा। तुम्हारी दिक्कत यही है कि तुम ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। तुम कमेंट सेक्शन में, तुम चैट सेक्शन में चटाते रहते हो। ये चटियाना बंद कर दो ना तो तुम्हें सब समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, इसी के साथ एक पोल करवाते हैं। एक पोल में, उस पोल में ना तुम्हें आंसर करना है। ठीक है, उस पोल में तुम्हें क्या करना है भाई, उस पोल में तुम्हें बताना है कि कल का जो लेक्चर हुआ था वो समझ में आया था नहीं आया था। और हाँ, तुम्हें विद्या रानी की कसम है भाई, ईमानदारी से आंसर देना, झूठ मत बोलना, क्योंकि इससे थोड़ा सा मेरे को लगता यह है कि इससे मेरे पास डेटा आ जाता है कि तुम्हें कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। उसी के हिसाब से आगे मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो प्लीज फटाफट से बता दो कल का जो लेक्चर हुआ था उसमें तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। ईमानदारी से जो है आंसर देना। ठीक है, कि सर ईमानदारी से तो हमेशा आंसर देते हैं, आपसे थोड़ा ना झूठ बोलेंगे। झूठ तो बोलते हो बेटा तुम, हाँ झूठ वूठ तो चलता है तुम्हारा, हाँ ये तो हमें पता है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ यार, पंचायत का सीजन 4 आ गया, देखते हैं आज, देखते हैं शाम को अगर टाइम मिला तो देखते हैं पंचायत का सीजन 4। बहुत ही बेहतरीन शो बनाया है पंचायत, देखते हैं भाई। तुम लोगों ने नहीं देखा तो देखना एक बार, फैमिली शो है और कोशिश करना अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ, बहुत प्यारा शो है पंचायत। ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हाँ चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं समझ में आया बेटा कोई नहीं, इंसानी हो, नहीं आता नहीं आता है। 79, अरे हो देखो है ना, मैंने विद्या रानी कसम खिलाई तो देखो 20% बच्चों ने मना कर दिया। अब यही दिक्कत है देखो, है ना, अगर मैं विद्या रानी कसम नहीं खिलाता तो शायद मैं तभी खिला देता हूं। वैसे मैं कसम वगैरह नहीं मानता ज्यादा, लेकिन मैं ये जो करता हूं ना, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो मैं करता हूं, क्यों करता हूं, कभी तुमने सोचा ये, तुम्हें डराने के लिए, तुम डर जाते हो, है ना। और जब तुम डरते हो तुम्हारे अंदर सच्चाई बाहर निकल के आती है, और तभी मैं क्या करता हूं, तभी मैं पोल करवाता हूं। अब देखो कम से कम ये नंबर मेरे लिए बहुत बड़ा है, 20% बच्चों को समझ में नहीं आया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है ना। हाँ तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं बेटा जी, एक काम करते हैं, थोड़ा सा कल जो हमने पढ़ा था हमेशा की तरह, है ना, वही पैटर्न फॉलो करेंगे। कल जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। हाँ बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ठीक है निर्जा कुमारी, क्या दिक्कत है परेशानी है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ जल्दी से, नहीं दिक्कत है तो फिर फालतू कमेंट्स क्या करती हो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक काम करते हैं, हाँ तो एक बात बताओ, तुम जो भी बच्चे जिन्होंने हाँ बोला है, जो भी बच्चे जिन्होंने हाँ बोला है, तो मैंने ये बताओ मैंने कल क्या पढ़ाया था। कल मैंने क्या पढ़ाया था, कल अगर मैं मोटा मोटा, कल मैंने वैसे बहुत कम पढ़ाया था, कल मैंने बहुत कम पढ़ाया था, लेकिन ये बताओ कल मैंने पढ़ाया क्या था, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तुम ही ने मेरी रिवीजन मोड ऑन हो चुका है हमारा, तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम। अबे ये क्या हुआ, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ तो रिवीजन करते हैं पहले तो, रिवीजन करते हैं पहले तो हम,
और उसके बाद हम जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये बताओ कल मैंने पढ़ाया क्या था सबसे पहले? अरे बेटा लव यू टू, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, भारत का संविधान के बारे में बताया था हमने। हाँ, कल मोटा मोटा अगर हम बात करें तो संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में हमने बताया था, क्यों पड़ी, और हमने संविधान के इतिहास के बारे में भी बात की। संविधान का जो मोटा मोटा इतिहास है इसके बारे में भी हमने बात की। संविधान का जो इतिहास है, संविधान का जो इतिहास है, संविधान का जो इतिहास है इसके बारे में हमने बात की थी स्टार्टिंग में। अब संविधान का इतिहास क्या है, क्या बोला था मैंने आपको? संविधान का इतिहास क्या था, मैंने इसके बारे में क्या बताया था आपको? मैंने सिंपल सा बताया था कि ऐसा नहीं है कि संविधान जब हम आजाद हुए उसके बाद ही बनना शुरू हुआ। संविधान की चर्चाएं जो थी कि भैया जब हमारा भारत देश आजाद हो जाएगा तो संविधान कैसा होना चाहिए। अब सोच के देखना तू, अब कोई चीज तुरंत तो होती नहीं है कि हम आजाद हुए तो हमने एकदम से सोचना शुरू किया कि अरे भाई हम आजाद हो चुके हैं, भाई अंग्रेज जो है हमको छोड़ के जा चुके हैं, अब एक काम करते हैं संविधान बनाते हैं। ऐसा नहीं होता। संविधान की प्लानिंग बहुत पहले से, संविधान का जो विचार था बेटा वो बहुत पहले से आ रहा था। क्योंकि अगर आप दुनिया के और देशों में झांक कर देखोगे तो उनके संविधान तो बन चुके थे। जैसे मैं अमेरिका की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, है ना, तो आप देखोगे थोड़ा सा, जैसे हम बात करें, हम फ्रांस की बात करें, भाई फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे 1848 में ही पूरी तरह से आजाद हो गया था फ्रांस। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, है ना, अगर मैं बात करूं जर्मनी की, है ना, अगर मैं बात करूं यूएसएसआर की, है ना, तो इन सब की अगर मैं बात करूं बेटा जी तो ये सब तो बहुत पहले इनका संविधान बन चुका था। तो इसी तर्ज पे आप देखोगे, इसी तर्ज पे आप देखोगे भारत भी ये चाहता था, भारत भी ये चाहता था कि इसका संविधान हो। तो ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद जब हम आजाद हुए उसके बाद ही हमने संविधान के बारे में सोचा, उससे पहले भी हमने संविधान के बारे में सोचा था। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था मैंने आपको संविधान के बारे में? तो जैसे 1928 में, है ना, जो मोतीलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू के बारे में हम बात करें, इन्होंने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था, आपको अगर याद हो, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको चैलेंज किया था, अंग्रेजों ने इनको चुनौती दी थी कि भारतीय जो लोग हैं वो अपना संविधान, खुद का संविधान नहीं बना सकते। इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और पूरा भारत का संविधान का प्रारूप तैयार किया, प्रारंभिक रूप तैयार किया कि अगर हमारा भारत आजाद होता है तो हमारा संविधान कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आप देखोगे 1931 में जब, है ना, लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, इसके बाद क्या पता लगता है भाई? अरे समझ में आ रहा है ना आपको? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही? जल्दी से बोलो फटाफट से। अबे यार, हाँ क्लियर हुआ? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, यहां पे लाहौर नहीं आएगा बेटा जी, यहां पे लाहौर नहीं आएगा, कराची आएगा, कराची, कराची आएगा। कराची में हुआ था, है ना, कल शायद मैंने लाहौर बोल दिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कराची में आएगा। कराची भी पाकिस्तान में आता है। लाहौर कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। अच्छा कराची अधिवेशन की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हर साल अपने मीटिंग किया करती थी। तो कराची नाम की जो जगह है जो कि आज के पाकिस्तान में है, यहां पर क्या हुआ, इनकी मीटिंग हुई, यहां पर भी इन्होंने किसकी बात की कि हमें आजाद भारत में एक संविधान की जरूरत है, उस पर जो है चर्चा हुई। फिर हम देखेंगे 1934 की अगर हम बात करें, 1934 की अगर हम बात करें, आप 1934 में देखोगे कि हमारे जो एमएन रॉय साहब थे, एमएन रॉय, इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने एक आइडिया दिया, हमें एक विचार दिया, क्यों ना हमारे पास क्या हो, हमारे पास एक संविधान सभा हो, संविधान सभा हो जो कि भारतीयों की होनी चाहिए, है ना, क्यों ना हमारे पास संविधान सभा हो जो कि भारतीय लोगों की होनी चाहिए। और ये संविधान सभा जो होगी ना, ये भारत देश का निर्माण, भारत देश के संविधान का निर्माण करेगी। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं? तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि आजादी से पहले ही हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे देश के बड़े बड़े जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान के बारे में सोचना शुरू किया था। और ऐसा नहीं है उन्होंने ऐसे ही सोचना शुरू किया, उन्होंने दूसरे देशों से प्रभावित होकर, जैसे फ्रांस की मैं बात करूं, जर्मनी की बात करूं, है ना, यूएसए की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, मैं इन सब से प्रभावित होकर जो है हम लोगों ने भी सोचा कि भैया अगर हमारा भारत आजाद होता है तो हमारे भारत देश का संविधान किस तरीके का होगा। समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें हुई। अभी हम इस कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हमने पढ़ा था भाई
सर कॉपी में क्या बेटा, देखो मैं तुम्हें स्लाइड देता हूं और उन स्लाइड में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बीच बीच में बताता भी रहता हूं। मेरी देखो तुम्हें अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा, बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं मैं। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस जो तुम्हें क्वेश्चंस मिलते हैं, डीपीपीज वगैरह मिलती हैं, उनको तुम रेगुलरली सॉल्व किया करो प्लीज। उनको उनको तो कम से कम सॉल्व किया करो, उनको तो, है ना। और जो तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं उनके जो आंसर्स मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस किया करो। और जो मेरे नोट्स है, मतलब जो मैं स्लाइड लेके आता हूं, प्लीज इनको जो है एक बारी देख लिया करो। मैं जो स्लाइड्स वगैरह लेके आता हूं इनको देख लिया करो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ ना? हाँ। और तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स हैं, सुनो सुनो, बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो शॉर्ट नोट्स मैं बना रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा बना रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय दो यार, थोड़ा सा समय दो। मैं इन शॉर्ट नोट्स को भी तुम्हें दे दूंगा धीरे। वैसे शॉर्ट नोट्स का किसी को बोला नहीं था, वैसे नोट्स वगैरह तुम्हें मिल जाते हैं। ये जो नोट्स मैं बनवाता हूं ये मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं धीरे धीरे लाके देता रहूंगा। मुझे पता है मैंने बोला था तुमको, लेकिन आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में टाइम लगता है बेटा जी, है ना। थोड़ा सा टाइम दीजिए, समय दीजिए, शॉर्ट नोट्स भी बनके तैयार हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ना एक काम करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तुम्हें कल की क्लास में मिल जाएंगे। वादा है मेरा, ये क्या है, मेरा वादा है, ठीक है, मेरा वादा है। फ्रांसीसी क्रांति जो तुम्हारा चैप्टर है, इसके नोट्स जो हैं वो तुम्हें कल की क्लास में, शॉर्ट नोट्स मतलब बहुत ही शॉर्ट्स, ऐसा नहीं आप उसमें बोलो कि सर तुम्हें ये छुड़वा दिया वो छुड़वा दिया। शॉर्ट नोट्स होंगे भाई, वो तुम्हें कहां मिलेंगे भाई, कब मिलेंगे वहां पर, तो तुम्हें कल की क्लास में जो है देखने को मिल जाएंगे, प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे, उनका तुम जो है रिवीजन कर सकते हो। क्लियर हुआ? बस शांति मिल गई। अब अच्छा, अब शॉर्ट नोट्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा, अब ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर हमने किसके बारे में बात की थी, याद करो। फिर हमने बात की थी कि भैया हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। प्रॉमिस है बेटा, कल पक्का तुम्हें जो है फ्रांसीसी क्रांति के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ये मेरा मुंह से मेरा वचन है, तुम्हें वचन दिया, ठीक है। कल मैं जब पढ़ाऊंगा तो आगे की जो स्लाइड्स होंगी उनमें मैं तुम्हारे शॉर्ट नोट्स लेके आऊंगा और वो शॉर्ट नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। बस खुश हो गए? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अब एक काम करो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। अब इतना ज्यादा बातचीत नहीं करते, पढ़ाई पे ध्यान दो। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसमें मैंने क्या बताया था, फटाफट से बताओ। हमें एक देश में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैंने इसका आपको 1000 बारी बताया है। अब सोच के देखो, जब भी कोई तुमसे पूछे संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो बस ये इमेजिन करो कि अगर किसी भी देश में संविधान नहीं है तो उस देश की हालत कैसी होगी, उस देश के जो लोग हैं वो कैसे होंगे। किसी भी, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, अगर आपको याद हो, कि मान के चलो किसी भी देश में अगर संविधान, अगर कोई भी तुम गेम खेलते हो, तुम कुछ भी खेल रहे हो, उसमें अगर नियम कानून नहीं है तो वो गेम कैसा होगा, क्या तुम वो गेम पूरा कर पाओगे। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, तेरा बैट है ना, पप्पू का बैट है, चुन्नू का बॉल है, 8 लोग खेल रहे हैं, तो अगर चुन्नू और पप्पू गुंडागर्दी दिखा रहे हैं क्योंकि बैट बॉल उनकी है, तो गेम पूरा हो पाएगा। वो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर मैं बाउंड्री पार करता हूं तो मुझे 8 रन मिलेंगे, एक ओवर में मैं तो 12 बॉलें खेलूंगा। तो क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक गेम को ठीक से चलाने के लिए उस गेम के रूल्स रेगुलेशंस बना दिए कि भैया एक ओवर में 6 बॉलें होंगी, है ना। डायरेक्ट अगर जाती है बाउंड्री पार तो छक्का होगा, नहीं जाती है तो चौका होगा। क्लियर हुआ? एलबीडब्ल्यू आउट होगा, कैच लेते हो तो आउट होगा। तो हमने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, अब इनको हमें फॉलो करना होता है। और अगर ये रूल्स रेगुलेशन ना हो तो लड़ाई होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना, कोई शांति से रह पाएगा। ऐसे ही देश के ऊपर भी ये सेम चीज अप्लाई होती है कि हमें क्यों संविधान की जो आवश्यकता पड़ी। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो एक बार आप देख लेना लेक्चर प्लीज। और कल मुख्य रूप से हमने किसके बारे में बात की थी कि किस तरीके से हमारा देश का संविधान जो हमको चलाता है और इसका इतिहास क्या रहा है। अब इतिहास में हम थोड़ी सी आगे की बात भी आज करने वाले हैं कि सर 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा के बारे में बात की, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, लेकिन आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी क्योंकि आपके बुक में नहीं दे रखी। जितना दे रखा है उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो भूल जाओगे, ठीक है ना। हाँ, क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप एक काम करते हैं सर, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और हाँ, आज कोई बकबक नहीं करेगा, बहुत पिटाई करूंगा आज तुमने बकबक की, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा सकता है, मे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल के लिए मैं सोच रहा हूं कल एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, फ्रेश चैप्टर शुरू करते हैं और कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद रिवीजन भी करना है अपन को, है ना। रिवीजन करेंगे तो मजा आएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, तो ज्यादा टाइम जो यहां पे वेस्ट नहीं करते अपन। तो जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं ना, इनको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। सर किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। क्या थी संविधान सभा? ये वही संविधान सभा है जिसने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। बहुत बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो, ये जो लोग थे बहुत ज्यादा दूरदर्शी लोग थे।
इन लोगों की वजह से ही आज हमारा देश का संविधान खड़ा हुआ है, ठीक है ना, इतना मजबूत है। भारतीय संविधान की बुनियाद लिखा हुआ है ना, थोड़ा सही कर लेना, क्लियर हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की जो बुनियाद है वो किस पे टिकी हुई है, किस बेसिस पे हमने संविधान को बनाया है, क्या संविधान की कुछ मोरल वैल्यूज हैं, कुछ संविधान का मूल्य है, संविधान कुछ कर्तव्यों पे टिका हुआ है, संविधान को हम दर्शन क्यों बोलते हैं ये भी हम समझेंगे, है ना, संविधान का दर्शन, इसकी हम बात करेंगे। और लास्ट जो टॉपिक है तुम्हारी किताब का, बुक का, वो होगा भाई संस्थाओं का स्वरूप। मतलब जो संविधान में बोला गया है, ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर ही ऊपर बोल दिया गया है, संविधान में जो फिलॉसफी दी गई है, जो दर्शन दिया गया है, उसको हमने संस्थागत रूप भी दिया है। हमने ऐसा नहीं हमने बोल दिया कि सबके पास समानता है, स्वतंत्रता है, बस हमने बोल दिया, उसको हमने एक रूप भी दिया है। तो हम संस्थाओं के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। हम अलग अलग जो हमारे देश में संस्थाएं हैं, जैसे हम संसद की बात करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट, हम न्यायालय की बात करेंगे, ये सब क्या है भाई, ये भी संविधान के हिसाब से चलती हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। यही हमारे जो 4 टॉपिक हैं, थोड़े से छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको हम जो है कंप्लीट करेंगे। चमका है नहीं चमका, तो एक काम करो, सारे बच्चे थम्स अप दे देंगे मेरे को, उसी के साथ हम क्या करेंगे, उसी के साथ हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे आज के नए टॉपिक्स के बारे में। लेकिन एक काम करते हैं, कल जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं, है ना। भारतीय संविधान का निर्माण हमने पढ़ा था, याद करो, है ना, भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि हमने टॉपिक कल ही पढ़ लिया है, थोड़ा सा रिलेट करने में आपको आसानी होगी, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अब देखो, ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना, अब ये मत कहना कि सर आपने ये छुड़वा दिया वो छुड़वा दिया, मैं छुड़वा कुछ भी नहीं रहा। अब ये चैप्टर में थ्योरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा थ्योरी है ना, और मैं जो बोलता चलूं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते चलना। सब कुछ पढ़ोगे तो ऊपर से निकल जाएगा इस चैप्टर में, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत टफ चैप्टर है ना। तो सब कुछ पढ़ोगे तो ऊपर से मे भी निकलने के चांसेस हैं तुम्हारे, लेकिन जो मैं बोलता रहूं उतना पढ़ते रहना, समझ में आ जाएगा, बहुत समझ में आ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। क्लियर हुआ। अच्छा, सबसे पहले यहां पे बोला जा रहा है कि देखो हुआ क्या बेटा जी, देखो चीजों को रिलेट करो, चीजों को थोड़ा सा रिलेट करो। मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, इससे कंपेयर किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और, जो बच्चे नए हैं, जिनकी आज पहली क्लास है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं अभी से बोल रहा हूं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुमने बाकी के लेक्चर नहीं देखे। तो जो बच्चा मेरे को पहली बार देख रहा है, जिनकी पहली क्लास है, उनसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, बेटा जाइए और जाके इससे पहले वाले लेक्चर देखिए, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि तीसरा लेक्चर है, आखिरी लेक्चर है, तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 से जाके देखो। फिर तुम बोलते हो कि सर जी कुछ समझ में नहीं आया, हमारी तो पहली क्लास थी, हमने तो पैसा खर्च करा, हमारी मम्मी ने पूरा, है ना, जेवर वेवर बेच दिया, सोने के हार बेचती है, सब कुछ बेच के एडमिशन कराया है हमारा, और आप सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, हम तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गई हमारी जिंदगी, तो हम तो आपके ऊपर ही निर्भर थे। तो ऐसे बच्चों को जो जल्दी घबरा जाते हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा, तो प्लीज एक बारी तुम जाओ, जाके पहला लेक्चर देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कमल सर कहाँ? अरे कमल सर तो मौज मार रहे हैं भाई, कमल सर तो क्लास व्लास ले रहे होंगे। अरे कमल सर तो भैया अभी बड़े आदमी बन गए हैं, अपन 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ा रहे हैं। कमल सर तो अब तो फोन भी नहीं उठाते भाई। रात को फोन किए थे कमल सर को, तो कमल सर ने फोन नहीं उठाया। हाँ, बड़े आदमी भाई, क्या कर सकते हैं, अपने बड़े सर हैं, थोड़े से गणित पढ़ाते हैं भैया, हम तो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे कमल सर से क्लास ले रहे होंगे, अभी तो मुलाकात हुई थी कमल सर से। कमल सर हमारे एक छोटे भ्राता है ना, ही इज लाइक माई यंगर ब्रदर, छोटा भाई जैसा है वो मेरा। कमल सर को तुम्हें क्या लगता है? कमल सर को मैं कब से जानता हूँ? पिछले 5 साल से जानता हूँ कमल सर को। जब कमल सर ने पढ़ाना जब स्टार्ट ही किया था, तब से मैं जानता हूँ कमल सर को। तो बहुत गहरी दोस्ती है भाई कमल सर की, फैमिली ऐसा हिसाब किताब है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे हम बात करें। हाँ, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहां पे बोला जा रहा है कि यहां पे सिंपल सी बात बोली जा रही है कि भाई हमारा जो संविधान है, ये टॉपिक मैंने कल भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर आप बोल सकते हो दोबारा पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के बारे में, तो सबसे पहले यहां पे बोला गया है, सबसे पहले यहां पे कंपेयर किया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है सर, अब यहां पे बोला गया है जैसे जिस प्रकार जो हमारे दक्षिण अफ्रीका का संविधान था, यह बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बना। ऑब्वियसली बात है, बहुत कठिन परिस्थितियों में बना। कितने ज्यादा उनके देश में दंगे हुए, लड़ाइयां हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। फिर जाके आप देखोगे 1994 में यहां पर इनका संविधान बनता है। हाँ, समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं? ठीक उसी प्रकार अगर मैं भारत की बात करूं बेटा जी, किसकी बात करूं सर? भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत का संविधान भी जो है बहुत ही बुरी परिस्थितियों में बना था। अब यहां पे कहानी शुरू होती है, कहानी ध्यान से सुनना, कहानी ध्यान से सुनोगे, बहुत ही मजेदार कहानी है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यानी कि थोड़ा सा रिलेट करो बेटा, थोड़ा सा रिलेट करो।
हमने बोला कि हमारा जो संविधान की कहानी है वो 1947 से पहले, याद करो, हमारी जो संविधान की कहानी है वो 1947 से पहले ही शुरू हो गई थी, जो मैंने आपको बता दी 1928 में, 1931 में, 1934 में। इसके बाद क्या हुआ सर, ये बताओ पहले आप, क्या क्या चीजें हुई, तो मैं एक बारी में बता देता हूं। और हां, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, कि 1934 में एम.एन. रॉय साहब जो थे, इन्होंने एक विचार दिया, एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम एक संविधान सभा का निर्माण करें, और इनके आइडिया पर अमल भी किया गया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 1946 में हमारी संविधान सभा बनाई जाती है। ठीक है सर। सर इसके बीच में कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें हुई भाई। आपके मन में एक प्रश्न आया होगा सर कि पाकिस्तान तो हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था सर, पाकिस्तान तो हमारे देश का हिस्सा था भाई, पाकिस्तान तो अपना बच्चा है भाई, अपना लड़का है भाई, पाकिस्तान छोटा सा है ना। हाँ, हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा था और है, मैं तो मानता हूं अभी भी पाकिस्तान हमारा भारत का ही है, ठीक है, अखंड भारत है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो आपके मन में प्रश्न आया कि सर पाकिस्तान अलग हो गया, अलग क्यों हुआ? तो उसके तो बहुत सारे कारण हैं, और अलग होने का जो कारण बताया जाता है वो सांप्रदायिक बताया जाता है। सांप्रदायिक मतलब हमारा और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? तो वो धर्म के आधार पर हुआ था, सांप्रदायिक विभाजन था वो। धर्म के नाम पर जो है एक अलग देश बट गया, उसको हमने पाकिस्तान नाम दिया, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें किस इंसान का बहुत बड़ा योगदान है? तो भैया मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ऐसा बोलता है जिन्ना नहीं होता तो शायद पाकिस्तान भी अलग नहीं होता, ऐसा बोला जाता है कि जिन्ना नहीं होता ना, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जो मेंबर रहा था, जो प्रेसिडेंट भी रहा था मुस्लिम लीग का, अगर यह इंसान नहीं होता तो शायद भारत का बंटवारा ना होता। इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई संविधान के बंटवारे, देश के बंटवारे में। हमारा देश बंटता नहीं कभी भी, कोई भी इसके पक्ष में नहीं था, कोई भी संविधान सभा का कोई भी व्यक्ति इसके पक्ष में नहीं था। लेकिन कुछ ऐसी शर्तें थी मुस्लिम लीग की, मोहम्मद अली जिन्ना की, कि जिससे हमारा पूरा देश बट गया। खैर ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि अभी तुम्हारे बुक में दे नहीं रखा। इतना समझो कि 1934 में आते आते एम.एन. रॉय ने भी संविधान सभा को गठन करने का एक आइडिया दिया कि भैया अगर हमारा देश आजाद होता है, अंग्रेज मुक्त होता है, तो हमें क्या करेंगे, हम संविधान सभा बनाएंगे। यह आइडिया दे दिया, और भी कई सारी चीजें हुई। फिर आप देखोगे होता क्या है, होता क्या है, ध्यान से देखो, फटाफट से आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू होता है। अच्छा, अब तुम्हारे मन में कंफ्यूजन हुआ होगा, सर ई क्या बता दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये क्या है सर? अब इसको आप हिंदी में बोल सकते हो भारत सरकार अधिनियम। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं बेटा 1935, इसकी मैं बात करूं, ये किसने पास किया था? क्योंकि 1935 की अगर मैं बात करूं तो 1935 में तो हम अंग्रेजों के अधीन थे। अब होता यह था कि अंग्रेज जो थे ना, हर 10 साल में क्या करते थे, हर 10 साल में नए नए नियम कानून, नए नए अधिनियम बनाए गए। अधिनियम का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो नियम कानून, नियम कानून बनाना, नियम कानून बनाना, है ना। नियम कानून बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम अधिनियम बोल देते हैं। तो आप देखोगे हर 10 साल बाद, जैसे आप देखोगे 1909 में भी आया था, 1909 में, है ना, 1909 की हम बात करें, फिर आप देखोगे 1919 में भी आया था, ठीक है ना। फिर आप देखोगे, है ना, फिर आप देखोगे 1928 में साइमन कमीशन आ गया था। फिर आप देखोगे 1935 में क्या किया गया, 1935 में भारत सरकार अधिनियम एक्ट आया। अब इस एक्ट की हम बात करें तो इसकी हम क्यों बात कर रहे हैं सर? क्योंकि आज का हमारा जो संविधान है, हमारा जो आज का संविधान है ना बेटा, हमारा जो आज का संविधान है, हमारा जो आज का संविधान है, इसने काफी सारी चीजें इस एक्ट से उठाई हैं। समझ रहे हो हम इसके बारे में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू कर दिया, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। इसमें सबसे बड़ा एक बदलाव यह किया गया कि भैया प्रांतीय स्तर पर चुनाव होंगे भाई, प्रांतीय स्तर पर, है ना, प्रांतीय स्तर पर चुनाव होंगे जिसमें भारतीय लोग जो है खड़े हो सकते हैं, जिसमें भारतीय जो लोग हैं वो खड़े हो सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं प्रांतीय स्तर पर, विधानसभा स्तर पर आप बोल सकते हो। क्लियर हुआ? अब सुनो यहां पे एक चीज सुनो। अब क्या होगा देखो ध्यान से। अब आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि मान के चलो ये हमारा पूरा भारत है, ये हमारा पूरा भारत है, ठीक है। अब देखो समझना, देखो इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ या ना, फटाफट से बता दो,
इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, अब सुनो यहां पे, अब एक चीज ध्यान रखो। अब होता क्या था अंग्रेजों के टाइम पर, अंग्रेजों ने जैसे इधर क्या, इधर पाकिस्तान है, अंग्रेजों के टाइम पर आप देखोगे अलग अलग हमारे प्रांत हुआ करते थे, अलग अलग प्रांत है अंग्रेजों के टाइम पर, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग प्रांत है, छोटे छोटे अलग अलग प्रांत है, अलग अलग प्रांत है अंग्रेजों के टाइम पर। आप देखोगे अलग अलग हमारे क्या प्रांत है, ठीक है सर। अब जैसे हमारे यहां पे अभी क्या होता है, अभी आप देखोगे 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, राज्यों के भी चुनाव होते हैं और केंद्र के भी चुनाव होते हैं, इतना तो पता होगा तुम्हें। अरे भैया तुम मान के चलो तुम यूपी से हो, ज्यादातर जो हमारी ऑडियंस है यूपी से है। अब यूपी में जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, ये कौन से इलेक्शन से जीते हैं? विधानसभा के इलेक्शन से जीते हैं या फिर लोकसभा के इलेक्शन से जीते हैं? अरे भैया विधानसभा, विधानसभा प्रांतीय स्तर है ना। जैसे अलग अलग हमारी स्टेट जो है डिवाइडेड है, हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, तो अंग्रेजों के टाइम पर आप देखते हो कि यहां पर अलग अलग प्रांत होते थे और इन प्रांतों में क्या होते थे, इन प्रांतों में चुनाव हुआ करते थे, चुनाव। अच्छा, अब ये जो चुनाव थे, जब 1935 अधिनियम एक्ट लागू हुआ तो यहां पर भारतीय जो लोग हैं वो भी इन चुनाव में खड़े हो सकते थे, प्रांतीय स्तर के जो चुनाव थे। लेकिन याद रखना, वोट डालने का अधिकार हर किसी को नहीं था, वोट डालने का अधिकार हर किसी को नहीं था। जो पढ़े लिखे लोग थे सिर्फ वही वोट डाल सकते थे। और उन्होंने मिलकर क्या किया था, उन्होंने मिलकर जो प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए थे उनमें बहुत सारे लोगों को जिताया था। क्लियर हुआ है ना? क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हुई। तो आप देखोगे कि 1935 का जो अधिनियम एक्ट लागू हुआ था उसमें जो प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए थे उसमें कई सारे भारतीय लोग खड़े हुए थे और मैक्सिमम जो लोग थे आप देखोगे कांग्रेस पार्टी गई थे और भी कई सारी पार्टियां थी। क्लियर हुआ? हाँ। तो अब होता क्या है बेसिकली, अब होता यह है कि 1935 में एक्ट पास होता है, उसके बाद आप देखोगे 1937 में ये चुनाव होते हैं और चुनाव में होने के बाद क्या होता है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको पता है? क्योंकि ये जो प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए हैं, यही जो लोग होंगे वो आगे चलकर क्या करेंगे, यही लोग जो है आगे चलकर संविधान सभा का चुनाव करेंगे, संविधान सभा का चुनाव करेंगे। संविधान सभा का चुनाव कौन करेंगे? तो यही तो याद रखना, संविधान सभा में जो लोग आए थे ये डायरेक्टली, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आए थे, मतलब इनको जनता ने नहीं चुना था, जनता ने इनको नहीं चुना था, जनता ने इनको थोड़ा चुना था। ये जो लोग बैठे हैं संविधान सभा में, इनको जनता ने नहीं चुना था। सर किसने चुना था? तो ये जो प्रांतीय स्तर पर, जो हमारे विधानसभा स्तर पर जो लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, इन्होंने संविधान सभा के लोगों को चुना है। तो एक आप बोल सकते हो कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो डायरेक्टली नहीं हुआ था, लोगों ने। जैसे आज के टाइम पर क्या होता है, आज के टाइम पर आप देखते हो कि आप मुख्यमंत्री का चुनाव करते हो, आप जब केंद्र में इलेक्शन होते हैं उसका चुनाव करते हो, आपके गांव में जब इलेक्शन होता है प्रधानी का तो आप चुनाव करके आते हो। आप तो नहीं करके आते, मतलब आपके जो माँ बाप हैं, जो भी आपके फैमिली में 18+ के जो लोग हैं वो चुनाव करते हैं, नहीं करते? तुम भी करोगे कुछ 5-6 साल बाद, जब बड़े हो जाओगे, 18+ हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार आप देखोगे कि यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर जनता ने संविधान सभा के जो लोग हैं उनका चुनाव नहीं किया था। असल रूप में जो प्रांतीय इलेक्शन जो हुए थे, इनमें जो लोग हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है संविधान सभा का चुनाव किया था। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ। मैं थोड़ा पानी पी लूं, थोड़ा पानी पी लूं मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो सबसे पहले बात जान लो कि हमारे देश में प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए थे और इन प्रांतीय स्तर पर आप देखोगे जब ये चुनाव हुए थे तो आगे चलकर जब हमारी संविधान सभा बनी, कब बनी सर? 1946 में। 1946 में
तो इस संविधान सभा ने क्या किया था बेटा जी, इस संविधान सभा ने ही क्या किया था, इस संविधान सभा ने ही ये जो लोग हैं प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए थे, इन लोगों ने ही हमारी संविधान सभा को चुना है। बस इतनी बात जान लो आप, क्लियर हुआ? इतनी बात जान लो कि आपको मन में प्रश्न ना आए कि सर हमारी संविधान सभा के जो लोग हैं ये चुने कैसे गए थे। अब यहां पे एक मेन चीज आती है, क्या आती है सर, सुनो ध्यान से, कि सर हमारे संविधान सभा में टोटल लोग कितने थे। अब यहां पर जो मेन जो क्वेश्चन है यही आता है कि संविधान सभा में कितने सर लोग थे। किसी को पता है, कोई बताएगा कि संविधान सभा में कितने लोग थे? फटाफट से बताओ, कोई बताएगा कि टोटल जो लोग थे जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो संविधान सभा में कितने लोग थे? किसी को पता है? किसी को पता है? फटाफट से बताओ, किसी को कोई भी एक आइडिया हो कि भाई सर ये बताओ कि संविधान सभा में जो लोग थे जब पाकिस्तान बटा नहीं था, बिफोर पार्टीशन, तो उस टाइम पर संविधान सभा में कितने लोग थे? क्योंकि संविधान सभा पहले बन चुकी थी, पार्टीशन से पहले, बंटवारे से पहले ही हमारी संविधान सभा बन चुकी थी। 299 ना 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 299 ना बेटा, मैं पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूं, मैं पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, 389 वाले बिल्कुल ठीक है, 389 वाले बिल्कुल ठीक है, 389 वाले बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ एग्जैक्टली तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं संविधान सभा की बात करूं, संविधान सभा की बात करूं, सभा की बात करूं, तो आप देखोगे टोटल जो मेंबर थे, टोटल मेंबर्स की मैं बात करूं, ये खैर आगे चल के हम पढ़ेंगे, टोटल मेंबर्स की हम बात करें तो टोटल मेंबर कितने थे? 389, 389 इतने थे टोटल मेंबर्स, 389 थे बेटा, 389 थे। क्लियर हुआ? अच्छा अब क्या हुआ, अब हमारा जो है पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया हमारा तो नहीं है, खैर हमारा क्यों होगा, और पाकिस्तान, ये दोनों बट गए, पार्टीशन हो गया। अब हुआ ये, जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया में कितने रह गए? तो आप देखोगे इंडिया में रह गए 299, 299 मेंबर रह गए इंडिया में, इंडिया में 299 लोग रह गए। क्लियर हुआ? अच्छा अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में कितने जाएंगे सर? पाकिस्तान में कितने? 839, अरे चांटे पड़ जाएंगे, बहुत पिटाई कर दूंगा मैं। हाँ 389 टोटल थे बेटा, टोटल जो हमारे मेंबर्स हैं संविधान सभा में ये कितने थे सर? तो 389 थे। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ और 299 रह गए, 299 रह गए इंडिया की साइड, और फिर आप देखोगे 90 पाकिस्तान की साइड चले गए, है ना? तो आप जोड़ोगे, थोड़ा सा मैथ्स कैलकुलेट कर लेना, 9, हाँ तो 389 बैठ रहे हैं। तो आप देखोगे ध्यान से, फटाफट से देखो ध्यान से, तो आप देखोगे ना, हाँ क्या देखोगे, तो पाकिस्तान में कितने? 90। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है सर, अब एक चीज और समझो कि मान के चलो ये हमारा भारत है बेटा, मान के चलो ये हमारा पूरा भारत है, ठीक है? कोई हंसेगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं मेरी ड्राइंग पे, कोई अगर तुम हंसे तो फिर मैं बुरा मान जाऊंगा, फिर मैं रो दूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? मेरी ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा, ठीक है? हाँ चलो, अब मैं अगर बात करूं भारत की उस टाइम पर, तो भारत में बेटा दो तरह के प्रोविंसेस हुआ करते थे, दो नहीं एक्चुअली 3 तरह के होते थे प्रोविंसेस, है ना? तो एक तरफ आप देखोगे ये कैसे प्रोविंसेस हैं जहां पर अंग्रेज खुद राज कर रहे हैं, जिसको हम ब्रिटिश प्रोविंसेस बोला करते थे, अंग्रेजों के प्रांत बोलते थे हम, है ना? ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश, है ना? प्रांत, जो प्रांतीय इलाके थे हमारे, जहां अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे, ठीक है सर? दूसरे जो इलाके थे हमारे इंडिया में, वहां पर कौन थी? वहां पर रियासतें थी सर, रियासतें, रियासत। अच्छा ये रियासतों का काम क्या था? तो यहां पर राजा रजवाड़े थे, राजा रजवाड़े, राजा रजवाड़े लोग हुआ करते थे। अभी इतना समझो तुम कि हमारे भारत देश की अगर हम बात करें, हमारे भारत देश की अगर हम बात करें, तो यहां पर हमारा भारत देश भी 2 लोगों में डिवाइड हुआ करता था, 2 लोगों में। एक तो थे, एक ऐसी जगह है भारत में, एक ऐसे प्रांत हमारे भारत में जहां पर अंग्रेज डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत, आप देखोगे ना 550 से ज्यादा, 565 से ज्यादा जो है रियासतें हुआ करती थी, जहां पर राजा रजवाड़े, छोटे छोटे राजा रजवाड़े राज कर रहे हैं ये अंग्रेजों के अधीन ही, लेकिन ये इनको क्या बोला गया? इनको रियासतें बोला गया। अब समझो यहां पे दिक्कत क्या हुई, दिक्कत क्या हुई, जब हमारा पार्टीशन हुआ, जब हमारा पार्टीशन हुआ तो यहां पर मेन सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जब हमारा पार्टीशन हुआ तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहां पर जो रियासतें हैं, ये जो राजा रजवाड़े जहां रूल कर रहे हैं, इनको अपने में कैसे मिलाया जाए। समझ रहे हुआ क्या? अब देखो अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत उस टाइम पर 2 प्रांतों में बटा हुआ था। एक ऐसे प्रांत जहां पर ब्रिटिशर्स जो हैं, जहां पर अंग्रेज जो हैं डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, और एक ऐसे प्रांत है जहां पर रियासतें रूल कर रही हैं, रियासतें मतलब राजा रजवाड़े रूल कर रहे हैं। जब पार्टीशन हुआ, जब हमारा विभाजन हुआ, तो यहां पर मेन दिक्कत यह आई कि जो रियासतें हैं इनको अपने में कैसे मिलाया जाए, क्योंकि देखो ये तो अपने ही थे, ये ब्रिटिशर्स ने हमें दे दिया था, लेकिन दिक्कत थी इनकी कि इनको अपने में कैसे मिलाया जाए। भाई इनको अपने में कैसे मिलाएं हम रियासतों को, क्योंकि राजा जो थे बड़े चालाक थे। अब सोच के देखो, तुम राजा हो तो अपनी गद्दी कैसे छोड़ोगे कि हम भारत के साथ मिल जाते हैं? नहीं छोड़ सकते अपनी गद्दी, तो इनको
सबसे बड़ी बात क्या थी कि इनको अपने में कैसे मिलाया जाए, और ये काम पता है किसने किया? ये काम किसने किया? इसको हम बोलते हैं, हाँ ना, जिनके नाम पे गुजरात में एक स्टैच्यू भी बना हुआ है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इनकी बात करेंगे हम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात करेंगे, किस तरीके से भाई हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को एक किया। सोच के देखो, 500-550 से ज्यादा रियासतें हैं, छोटी मोटी रियासतें हैं, इनको एक करना कितना मुश्किल रहा होगा। 565 प्लस रियासतें हैं पूरी इंडिया की हम बात करें, जहां पर छोटे मोटे राजा रूल कर रहे हैं। अब इनको भारत में मिलाना कैसे है, उस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अभी इतना समझो कि हमारी जो टोटल हमारे संविधान सभा की हम बात करें, इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 389 मेंबर थे। पार्टीशन हो गया तो 299 भारत की साइड रह गए। अच्छा, भारत की साइड की हम बात करें तो 299 की अगर हम बात करें ना, तो 299 में आप देखोगे कि जो रियासतों से लोग आए थे चुनकर, रियासतों से जो लोग चुनकर आए थे, जो नॉमिनेट लोग आए थे, ये कितने थे सर? तो ये 70 थे। और बाकी की अगर हम बात करें तो बाकी का आप देखोगे कि 299 में अगर आप 70 घटा दोगे, 9 19 में से अरे हाँ, 119, करीबन 119 जो है लोग हैं, आप बोल सकते हो कि ये चुनकर आए होंगे, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि देखो अब हुआ क्या, अब समझो यहां पे, तो मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें, अब ध्यान से समझो बोल क्या रहा हूं मैं। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, फटाफट से ध्यान से देखो, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ध्यान से देखो फटाफट से, ये हमारा भारत है। कोई हंसेगा नहीं भाई, कोई हंसेगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये हमारा भारत है, बहुत प्यारा भारत है। देखो मैं अच्छी ड्राइंग बनाता हूं, तुम समझते नहीं हो बस। अच्छा, भारत की मैं बात करूं तो मैंने बोला कि हमारा भारत जो है, हमारा भारत जो है 2 भागों में बटा हुआ था उस टाइम पे, है ना। एक तो भाई जहां पर ब्रिटिश जो लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, इनके प्रांत हैं, ब्रिटिश के जो प्रांतीय क्षेत्र, जहां पर ब्रिटिश, जहां पर अंग्रेज डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। दूसरे हमारे रियासतें। अच्छा, अब दिक्कत क्या हुई सर? दिक्कत ये हुई कि जब बंटवारा हुआ, कि हमारे भारत देश का बंटवारा हुआ, तो यहां पे जो रियासतें थी इनको ऑप्शन दिए गए। रियासतों को ऑप्शन क्या दिए गए कि या तो तुम पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या तुम इंडिया के साथ आ जाओ, या फिर तुम अपना एक इंडिपेंडेंट यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बना लो। समझ में रहे हो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है कि यहां पर जब रियासतों पे बात आई तो यहां पे ये दिया गया इनको ऑप्शन, यहां तो तुम पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या तुम इंडिया के साथ आ जाओ, या फिर तुम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दो। अब सोच के देखो, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे सामने, सबसे बड़ी जो चुनौती थी हमारे सामने, वो क्या थी कि इन रियासतों को अपने में कैसे मिलाया जाए। 550 से ज्यादा रियासतें हैं, इनको भारत देश में कैसे मिलाएं? क्योंकि बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो चाहती थी कि हमें इंडिपेंडेंट मिल जाए, हम अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र बना लें। जैसे मैं कश्मीर की बात करूं, हैदराबाद की बात करूं, जूनागढ़ की हम बात करें, तो इनके जो नवाब थे वो नहीं चाहते थे इंडिया में मिलना, इंडिया में विलय कराना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे हमारा अलग राष्ट्र मिल जाए। कुछ ऐसे भी राज्य थे जो पाकिस्तान की साइड जाना चाहते थे। जैसे मान के चलो, यहां पर कोई एक रियासत है, यहां पर रियासत है, तो वो किसके साइड चली गई? वो पाकिस्तान की साइड चली गई, है ना, पाकिस्तान की साइड चली गई। समझ रहे हो हो क्या रहा है यहां पे? अब यहां पे इंडिया की कुछ रियासतें हैं, ये कह रही हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए हमें। अब दिक्कत यहां पर यही थी कि भैया ये जो हमारी रियासतें हैं, इनको भारत देश में मिलाकर एक भारत देश का निर्माण कैसे किया जाए। और यहां पर कौन आता है भाई? तो यहां पर कौन आता है? यहां पर हमारे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी अगर हम बात करें तो इनको दिया गया भाई, इनको काम दिया गया, देखो सरदार जी जाइए आप, इनको सरदार की बाय द वे उपाधि जो थी गांधी जी ने दी थी। समझ में आया? गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। इनका मेन काम क्या था? इनका मेन काम यह था कि ये सारे रियासतों के राजाओं से मिले और उनको समझाया कि देखो बेटा ऐसा है कि भारत के साइड आ जाओ, भारत में मिल जाओ आके, तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना दूसरे तरीके भी हमें आते हैं। तो इस इंसान का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, अब आपको समझ में आया होगा कि रियासतें जो हैं, बड़ी बड़ी रियासतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी रियासतें हैं, इनसे जो लोग आए हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि इनके पास गए होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने तुरंत हां बोल दी होगी, कुछ ना कुछ तो लालच दिया होगा इनको
कुछ ना कुछ तो लालच दिया होगा। तो आप देखोगे कि जो हमारे संविधान सभा में 299 लोग हैं, 299 जो लोग हैं, इनमें कई सारे जो लोग थे वो रियासतों से भी आए थे चुनकर। राजा ने उनको चुनकर भेजा था, नॉमिनेट करके भेजा था कि जाओ तुम हमारे बिहाफ पे जाओ। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं? क्योंकि देखो एक तरफ क्या है, एक तरफ हमारी क्या है, एक तरफ हमारी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, इनका कंट्रोल तो हमारे हाथ में आ गया है क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। लेकिन दूसरी तरफ रियासतें जो हैं इनमें दिक्कत आ रही थी। तो आप देखोगे बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं, उनसे भी कुछ जो लोग हैं वो संविधान सभा का हिस्सा बने थे। याद रखना। क्लियर हुआ? हाँ या ना? फिर इतनी चीजें क्लियर हुई? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ। तो अगर मैं संविधान सभा की बात करूं, अगर मैं बेटा संविधान सभा की बात करूं, तो आप देखोगे संविधान सभा की हम बात करें तो आप देखोगे, देखो ध्यान से, संविधान सभा में 299 लोग है ना। अब 299 में आप देखोगे कि करीबन जो 229 लोग हैं, सॉरी मैंने 119 बोल दिया था, 229 होगा। 229 जो लोग हैं ये कहां से आए थे? तो ये तो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए थे, जो ब्रिटिश का प्रांतीय क्षेत्र वहां से आए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं 70 लोगों की, तो 70 लोग कहां से नॉमिनेट होकर आए थे? तो आप देखोगे कि 70 जो लोग हैं वो हमारे रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से, रियासतों से चुनकर आए थे। तो इतनी चीजें आपको जो याद रखनी है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बारी मैं फिर से समझा देता हूं, बहुत सिंपल है। मैं बता रहा हूं तुम्हें कितना याद करना है, सिंपल सी बात है। कोई अगर तुमसे, पहली बात तुम्हें दो चीजें याद करनी है कि भाई ये बताओ कि संविधान, जो हमारे संविधान सभा जो है इसके लोग चुने कैसे गए थे। पहली चीज है, तुमसे कोई प्रश्न पूछे, मान के चलो तुम अभी जाते हो लेक्चर लेने के बाद, और बाहर तुम गली के सामने तुमसे कोई तुम्हारा जो पड़ोस का अंकल है या फिर तुम्हारे गांव के जो कोई भी तुम्हारे चाचा ताऊ जो हैं, वो अगर तुमसे एक सवाल पूछें कि बेटा एक बात बताओ, संविधान सभा में जो लोग चुने गए थे वो कैसे चुने गए थे, तुम्हें सीधा सा आंसर देना है कि संविधान सभा में जो लोग आए थे वो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आए थे, मतलब जनता ने उन्हें नहीं चुना था। तो सर किसने चुना था? तो जब 1937 में प्रांतीय स्तर पर इलेक्शन हुए थे, तो प्रांतीय स्तर पर जो हमारी विधानसभा है, इनमें जो लोग गए हैं, इन लोगों ने संविधान सभा को चुना है। मतलब एक तरीके से अप्रत्यक्ष इलेक्शंस हुए थे, इनडायरेक्टली जो है लोगों ने चुना है। मतलब लोगों ने डायरेक्टली संविधान सभा के लोगों को नहीं चुना, बल्कि जो विधानसभा में जो लोग हैं, अलग अलग प्रांत में जो विधानसभाएं हैं, उनमें जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है संविधान सभा के लोगों को चुना है। दूसरा प्रश्न यह आएगा कि संविधान सभा में जो लोग हैं, क्या इनमें कुछ जो लोग रियासतों से भी थे? बिल्कुल थे भाई। संविधान सभा की अगर हम बात करें, टोटल 389 लोग थे जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। लेकिन जब बंटवारा हुआ उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए। तो आप देखोगे कि 299 जो लोग हैं वो इंडिया के साइड थे, 90 लोग पाकिस्तान के साइड हैं। पाकिस्तान के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश का हिस्सा नहीं है। हमें सिर्फ किसकी बात करनी है? हमें इंडिया की बात करनी है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 299 लोग थे। हमारी संविधान सभा में कितने लोग थे? 299। इन 299 लोगों ने ही हमारे भारत देश का संविधान रचा है। लेकिन इन 299 लोगों की हम बात करें तो याद रखना बेटा, याद रखना एक चीज कि इन 299 लोगों की अगर हम बात करें तो इसमें 229 लोग थे, 229 लोग ये कहां से चुनकर आए थे? तो ये तो हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस से ही चुनकर आए थे। बाकी के जो 70 लोग थे ये नॉमिनेटेड थे, चयनित लोग थे। किसने चयन किया था इनका? तो राजाओं ने। अब भाई तुम रियासत, अब सोच के देखो ना, तुमने उनकी रियासतें ले ली, उनकी जो रियासतें हैं जहां वो राज कर रहे हैं वो भारत का हिस्सा हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो लालच दोगे ना। तो उनको, राजा को बोला गया कि देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हमारा संविधान बन रहा है तो उसमें तुम्हारा एक बंदा बैठेगा। तो अलग अलग जगह से आप देखोगे ना 70 लोग चुनकर भी गए रियासतों में, ठीक है। तो ये अब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना बैठेगा? 299 ही बैठेगा। और याद रखना बेटा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संविधान सभा को, बहुत सारे लोग सवाल भी उठाते हैं कि संविधान सभा जो बनी थी, 299 जो लोग थे, ये जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना था। तो जब संविधान सभा ही लोकतांत्रिक नहीं है तो हमारा देश लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? लेकिन गलत बात है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है ये जो 299 लोग हैं, चाहे इसमें 229 ब्रिटिश प्रांतीय लोग हों, चाहे वो राजा रजवाड़े के लोग हों, है ना, रियासतों के लोग हों, इन दोनों की हम बात करें तो इसमें हर जात के, हर वर्ग के इंसान को शामिल किया गया था। हर जाति, हर वर्ग, है ना, यहां पे लिख लो तुम, है ना, प्रत्येक जाति, धर्म, हर वर्ग, समुदाय, है ना, आदि के लोगों को शामिल किया गया था। समझे? मतलब ये जो 299 लोग जो हैं हमारे संविधान सभा में,
कोई भी तुमसे पूछे संविधान सभा में टोटल लोग कितने थे? 299 थे, जिसमें से 229 कहां से थे सर? जो ब्रिटिश प्रांत है वहां से आए थे। और 70 लोग कौन थे? चयनित लोग थे, ये नॉमिनेटेड लोग थे। जो किसने नॉमिनेट किए थे? राजाओं ने। ये रियासतों से आए थे। इन दोनों की अगर हम बात करें तो 299 के जो लोग थे, ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ एक ही वर्ग से हैं। इन 299 में आपको देखने को मिलता है इसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को शामिल किया गया था, ताकि इंडिया के, भारत के हर एक इंसान का जो है ध्यान रखा जाए। यहां तक कि जो आप बोल सकते हो, जहां तक कि जो ये जो जनजातियां होती है ना, ये जो आदिवासी लोग होते हैं, इन तक के लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया था, ताकि हर एक के हित का ध्यान रखा जाए। मतलब कहने का यह है कि ये जो 299 लोग हैं ना हमारे संविधान सभा के, इनमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर व्यक्ति को जो है शामिल किया गया था, ताकि हमारे देश के हर एक व्यक्ति के हित का ध्यान रखा जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। समझ में आया? तभी तो हमारे भारत देश का जो संविधान है बेटा बहुत स्ट्रांग है बे, बहुत स्ट्रांग है। सोच के देखो कितने देशों का संविधान बना बिगड़ा, मैक्सिको, यूगोस्लाविया, रशिया, पाकिस्तान, भाई कितने देशों का संविधान बना बिगड़ा, लेकिन भारत देश का इकलौता ऐसा संविधान है जो अभी तक टिका हुआ है। तो सोच के देखो कुछ ना कुछ तो बात है हमारे भारत देश के संविधान में। समझ में आया? ये चीजें समझ में आई तुम्हें? देखो ये मैंने अभी इसलिए बता दिया तुम्हें ताकि देखो आगे तुम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो, या आगे तुम यही सारी जो चीजें हैं वो पढ़ने वाले हो अभी। ठीक है, क्लियर हुआ ना? हाँ, तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि संविधान सभा बनी कैसे थी हमारी। संविधान सभा का चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ चुनाव, यानी कि लोगों ने डायरेक्टली नहीं चुना, जो विधानसभा के लोग थे उन्होंने ही संविधान सभा को चुना है। दूसरी चीज क्या है कि इनमें जो लोग हैं कितने थे? तो 389 थे, लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया तो 299 बचे। अब इन 299 में कुछ जो लोग थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए थे, ब्रिटिश प्रांत से आए थे। कुछ जो लोग हैं वो रियासतों से चुनकर भेजे गए थे। रियासतों के जो लोग हैं, राजा रजवाड़े जो हैं, उन्होंने अपने आदमी को चुनकर भेजा था, चयनित किया था, नॉमिनेटेड बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो ऐसे करके आप देखोगे 299 लोग थे, जिसमें हर एक जाति, धर्म, समुदाय के लोग जो है शामिल थे। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से बता दो, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये चीजें तुम्हारे ऊपर से जा रही हैं। ईमानदारी से आंसर देना, हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। अब चीजें थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएंगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जल्दी। ठीक है, जल्दी से फटाफट से आंसर कर दो, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरे को लग रहा है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार फिर से लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, एंड में अगर समय बचता है तो मैं दोबारा समझा दूंगा। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तुम्हें देखो मैं बताऊं, तुम्हें ज्यादा देखो कुछ रामायण याद नहीं करनी। तुम्हें कितना याद करना है? तुम्हें बस इतना याद करना है कि हमारी जो संविधान सभा थी, इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं चुना गया था। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज ये, अगर तुमसे पूछ ले सवाल क्या आएगा, कितने लोग थे, तो वैसे टोटल की अगर हम बात करें, अगर पाकिस्तान को मिला दिया जाए 389 थे, लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया तो बचे कितने? 299। अब 299 में कुछ जो लोग आए थे वो वहां से आए थे जो कि ब्रिटिश प्रांत, यानी कि जहां पर ब्रिटिश लोग कंट्रोल करते हैं, और कुछ जो लोग थे वो वहां से आए थे जहां पर अभी भी रियासतें चल रही हैं, अभी भी राजा रजवाड़े राज कर रहे हैं, है ना, ब्रिटिशर्स की बेहद पे। तो कुछ लोग वहां से चुनकर आए थे। तो ऐसे करके 299 लोग थे, और इन 299 लोगों ने, आप देखोगे, हमारे पूरे भारत देश का संविधान बनाया। ठीक है, क्लियर हुआ ना? नहीं नहीं, ये ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा बेटा, दिमाग खोल के रखा करो। ये कमेंटबाजी करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग खोल के रखोगे तो समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, 84% बच्चों को समझ में आया। ठीक है, इन 15% बच्चों से मैं यही बोलना चाहूंगा, बेटा कोशिश करो, क्योंकि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करवाना है, और मैंने एक चीज को 10 बार ही बता दिया है। अब तेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं क्या कर सकता हूं बता? अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 15% मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को आज ये चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट करवाना है। थोड़ा सा दिमाग खोल के देखेगा तो समझ में आएगा। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात कर लेते हैं इन्हीं सब चीजों के बारे में। देखो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, सारी चीजें, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, सारी की सारी जो चीजें हैं वो मैंने आपको कल भी बताई थी, और आज भी मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो हमने जो स्टार्टिंग की थी, अगर जो मैंने अपनी रामायण की मैं बात करूं, हमने अपनी रामायण यहीं से स्टार्ट करी थी। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो आप देखोगे 1931 में क्या हुआ? कराची अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कल मैंने गलती से शायद लाहौर बोल दिया था,
1929 में शायद लाहौर हुआ था। कराची है, उसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, मैंने लाहौर बोल दिया होगा शायद गलती से, लेकिन शायद कराची था ये, ठीक है ना, कराची अधिवेशन था। कराची कहां पर है सर? तो कराची पाकिस्तान में है बेटा, लाहौर भी पाकिस्तान में है, और उस टाइम पर जो कराची था वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई 1931 में, तो यहां पर क्या निर्णय लिया गया, तो आप देखोगे यहां पर हमारा एक तरीके से कांग्रेस ने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें क्या लिखा गया, जिसमें पूरे भारत देश के संविधान की एक रूपरेखा खींची गई कि भैया भारत देश जब आजाद हो जाएगा तो उसके देश का संविधान कैसा होगा। देख रहे हो ना हम क्या किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजों को, कि हमारे भारत देश का संविधान कैसा होगा, ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं, चाहे मैं 1928 की बात करूं मोतीलाल नेहरू की, चाहे मैं 1931 की बात करूं, इन दोनों ही दस्तावेजों में क्या लिखा हुआ था, तो भैया आप देखोगे इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में लिखा हुआ था। सर ये क्या होता है? सर मैंने आपको बताया, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, सिंपल सा होता है, किसी भी देश के जो वयस्क लोग हैं, यानी कि जो 18 प्लस या फिर आप बोल सकते हो 21 प्लस, जब हम आजाद हुए थे तो उस टाइम पर 21 प्लस एज थी, जिसको घटाकर बाद में 18 प्लस कर दिया गया। तो इन ये जो दो लोग होते हैं 18 प्लस या फिर 21 प्लस, इनको हम वयस्क बोलते हैं। वयस्क मतलब ये अडल्ट हो चुके हैं। तो इन लोगों को वोट डालने का अधिकार है ना, ये वोट डाल सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। मतलब जो भी आपके देश में लोग हैं, जो अगर वो वयस्क हो जाते हैं, 18 प्लस के हो जाते हैं, तो वो वोट डाल सकते हैं। पहली चीज हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप दोनों दस्तावेज को देखोगे, 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के दस्तावेज को देखोगे, या फिर 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का मीटिंग जो हुई, उनके अगर दस्तावेज को अगर आप देखोगे, डॉक्यूमेंट्स को अगर आप देखोगे, तो यहां पर कुछ चीजें सिमिलर थी। जैसे कि इन्होंने सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग की कि भैया 18 प्लस जो बच्चे हैं, 21 प्लस जो लोग हैं, इनको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। इन्होंने स्वतंत्रता की बात की, इन्होंने समानता की बात की, इन्होंने अल्पसंख्यक जो लोग हैं इनके अधिकारों की बात की। तो मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया था, क्लियर हुआ ना। और आप देखोगे इन्हीं सब के रूप में आप देखोगे ना, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे दस्तावेज जो कलेक्ट किए गए हैं, इन्हीं को एक बुनियाद माना जाता है ना, इन्हीं को बुनियाद माना जाता है। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर सब लोग एग्री करते थे। 299 के 299 लोग जो थे संविधान सभा में, वैसे इनके बीच में बहुत सारी बहसें हुई, बहुत सारी लड़ाइयां हुई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनमें आप देखोगे कुछ हमारे संविधान के कुछ मूल्य ऐसे थे जिन पर हर कोई एग्री करता था, हर कोई सहमत था कि भैया ये तो होना ही होना चाहिए। क्लियर हुआ ना। हाँ, तो आप देखोगे संविधान सभा बैठने से पहले, संविधान सभा बनने से पहले आप देखोगे कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, वयस्क मताधिकार, इन सब पर तो हर कोई सहमत था। 200 के 299 जो लोग हैं, संविधान सभा बनने से पहले ही इन कुछ बुनियादी चीजों पर हर कोई सहमत था कि अगर भारत का संविधान बनता है तो ये सारी चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ना। हाँ, ये या नहीं हो, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीज क्लियर हुई। और हाँ, एक चीज याद रखना, देखो अब तुम ना ऐसा मत कहना है सर ऐसा बोल रहे हैं, जो रियल है वो रियल है। अब देखो अंग्रेजों ने हमसे बहुत कुछ छीना है, अंग्रेजों ने बहुत कुछ छीना, अंग्रेजों ने हमसे बहुत कुछ लूटा है हमारा, लेकिन बेटा दिया भी बहुत कुछ है। तो यहां पर वही बात की जा रही है कि भाई देखो, जो उपनिवेशिक शासन था, अब यहां पर उपनिवेशिक शासन का मतलब क्या है, यहां पर अंग्रेजों की बात की जा रही है कि जो अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे उनकी यहां पर बात की जा रही है। तो जो उपनिवेशिक शासन जो है, इनकी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और इनकी जो व्यवस्था है, मतलब इनका जो रूल करने का तरीका है, ये बाहरी जो शक्तियां हैं, जो अंग्रेज हैं, इनका जो शासन करने का तौर तरीका है, इनकी जो राजनीतिक संस्थाएं, मतलब राजनीतिक संस्थाओं का मतलब क्या हो गया, इनकी विधानसभा, लोकसभा, और व्यवस्थाओं का मतलब क्या हो गया, चीजों को चलाने का तरीका। तो यहां पे बोला जा रहा है कि भाई जो उपनिवेशिक शासन है, यानी कि जो अंग्रेज जो लोग हैं, इनका चीजों को, देश को चलाने का जो तरीका है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। मतलब कहने का यह है बेटा जी, आप देखोगे ना कि जो संविधान बना है, उस संविधान में आप देखोगे 1935 में जो एक्ट लागू हुआ था, अधिवेशन लागू हुआ था, उससे बहुत सारी चीजें हमने उठाई हैं। कहने का मतलब यह है कि आज जो हमारे भारत का संविधान का स्वरूप तैयार जो हुआ है ना, उसमें हमने कुछ चीजें जो है अपने उपनिवेशिक शासक की भी उठाई है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने बेटा 250 साल तक हम पर रूल किया, तो बहुत एफिशिएंटली रूल किया था भाई। मुट्ठी भर थे अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज थे भाई, और हमें पूरा लूट के चले गए। तो कुछ तो बात रही होगी उनमें। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि हमने उनकी चीजों को नजरअंदाज किया। हमें जो चीजें अच्छी लगी तो हमने हर किसी से ली। जैसे होता है ना कि सामने वाले में अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं, तो हमने सिर्फ अच्छाइयां ली। आपको पता होगा कि सामने वाले से जब आप डील करते हो, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आता है, उसके अंदर बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा अच्छाइयां ही ग्रहण करनी होती हैं। तो हमने भी यही किया। हमने अंग्रेजों से, जो उन्होंने अच्छे काम किए थे, जो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिससे वो पूरे देश को चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो राजनेता लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला कि अंग्रेजों ने हमें रूल कैसे किया। तो हमने उनसे भी बहुत सारी चीजें ली हैं।
क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बताओ, तीन चीजें क्लियर हुई? क्लियर हुई? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना? और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके बारे में 1937 के बारे में बताया कि 1937 में क्या हुआ था। 1937 के बाद आप देखोगे पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में क्या होते हैं भाई, प्रादेशिक असेंबली के चुनाव होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो कि प्रांतीय असेंबली के जो है चुनाव होते हैं। प्रांतीय असेंबली की बात हो रही है यहां पर, प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए, हर प्रांत में चुनाव हुए, अलग अलग प्रांत थे अंग्रेजों के। और आप देखोगे यहां पर बोला क्या गया है, इनमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी। यह सही बात है। अब मैंने इसका कारण आपको बता दिया है क्यों लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि आप देखोगे उस टाइम पर जब ये चुनाव हुए थे तो हर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टैक्स वैक्स देते हैं, सिर्फ वही वोट डाल सकते थे। जैसे आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी ना कि टैक्स डालने का वोट डालने का अधिकार हर किसी को नहीं था, तो यहां पर भी इसी प्रकार से आप देखोगे टैक्स वोट डालने का अधिकार हर किसी को नहीं था। 1947 में जो प्रांतीय इलेक्शन हुए थे उसमें हर भारतीय ने चुनाव नहीं किया था। कुछ जो 10% जो लोग हैं सिर्फ इन्होंने ही चुनाव किया था, इन्होंने ही वोट डाला था, बस। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना? फिर यहां पे ये दे रखा है प्रॉपर तरीके से कि भाई हमारे जो लोग हैं वो किससे प्रभावित बहुत ज्यादा हुए। तो आप देखोगे फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित हुए। हमने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को उठाया। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श क्या थे, याद करो, मैंने बताया था आपको। फ्रांस के जो लोग थे क्या चाहते थे? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, है ना, संप्रभुता, ये सब चाहते थे, नहीं चाहते थे? तो आप देखोगे कि हमारे भारतीय जो लोग हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के, ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ उठाया। ब्रिटेन देखो, आज की जो संसदीय व्यवस्था जो है, आज जो हमारे देश में संसद है, वो हमने कहां से उठाई है? तो हमने वहीं से उठाई है जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। हमने ब्रिटेन से उठाया। मैंने बोला ना कि देखो बुराइयां सब में होती हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने सबकी अच्छाइयां ही उठाई हैं। हमने ब्रिटेन से क्या उठाया? संसदीय व्यवस्था। हमने फ्रांस से क्या उठाया? समानता, स्वतंत्रता। हमने अमेरिका से क्या उठाया? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं। हमने अलग अलग देश से, हमने समाजवादी व्यवस्था कहां से उठाई? तो रूस से भी हमने बहुत चीजें उठाई हैं। रूस से हमने क्या सीखा, किस तरीके से समाजवाद को लागू करें। समाजवाद के बारे में बात करेंगे अभी, समझ रहे ये सारी चीजें। हाँ एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजें हमने कहां से उठाई हैं? तो आप देखोगे हमने अपने हिसाब से अलग अलग देशों से इन चीजों को बोरो किया है। क्या हम देखो इंडिया के हिसाब से ये चीज ठीक है तो ये ले लो, ये चीज ठीक है तो ये ले लो। तो हमने हर एक देश के संविधान को पढ़ा डिटेल में, और हमारे भारत के हिसाब से क्या सूटेबल है उसके हिसाब से हमने हर एक चीजों को जो है इंप्लीमेंट करना, लागू करना शुरू किया। और यही तो हमारा संविधान है। तभी हमारा संविधान इतना बड़ा संविधान क्यों है? क्योंकि अभी हमारे संविधान को बनाने में समय क्यों लगा इतना? क्योंकि हमने जो भी चीजें उठाई हैं दूसरे देशों के संविधानों से, तो ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया ना, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने अपने देश के हिसाब से उसको बदला भी है, अब उसको चेंज भी किया है। भले ही हमने फ्रांस से, ब्रिटेन से, रूस से, अमेरिका से, आयरलैंड से, बहुत सारे देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अलग अलग देशों के संविधान को हमने उठाया है, लेकिन उसको अपने देश के लोगों के हिसाब से बदला भी है। ठीक है, मॉडिफाई भी किया है हमने। समझ में आया? ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब एक टॉपिक आता है भाई संविधान सभा। अच्छा, अब संविधान सभा के बारे में बेटा ऐसा है देखो कि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। अब इसमें मैं जल्दी जल्दी बताता हूं, क्यों? क्योंकि हमें जल्दी जल्दी खत्म भी करना है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें बता दिया। पहली बात क्या है? पहली बात फिर से मैं बताऊंगा, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि सर संविधान सभा है क्या, संविधान सभा का मतलब क्या है? सर क्या है संविधान सभा का मतलब? देखो, संविधान सभा एक ऐसी सभा थी जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया है। सर कितने लोग थे सर संविधान सभा में? सर वैसे 389 लोग थे, है ना? वैसे कितने लोग थे सर? 389, है ना? 389 लोग थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए तो सिर्फ कितने बचे सर? 299 बचे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो देखो आते हैं भाई, आते हैं, बात करते हैं कि इतनी चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही? फटाफट से बता दो, इतनी चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही? हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा जो होती है इसको काम दिया जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक बच्चा पूछ रहा है सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। अब इस सभा ने क्या किया था? ये जो 299 लोग दिख रहे हैं, ये जो लोग थे बड़े ही दिमागदार लोग थे, बड़े ही दूरदर्शी लोग थे, उन्होंने हमारे भारत देश का संविधान बनाया। कितने साल लग गए सर बनने में? तो आप देखोगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने महीनों का जो है, इतने सालों का समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद आप देखोगे कि हमारा संविधान जाके जो है तैयार हुआ। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक खत्म करना है बेटा हमें, और चैप्टर भी आज खत्म करना है। कुछ भी कर लो भाई, आज मैं चैप्टर खत्म करके रहूंगा। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। आप देखो ध्यान से, भारत जैसे विशाल व विविध भरे देश के लिए जो है संविधान बनाना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत एक तो बहुत विशाल देश है, और भारत में विविधताएं बहुत ज्यादा है। विविधताएं मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, है ना? विविधताओं का मतलब क्या है कि अलग अलग धर्म, जाति, है ना, समुदाय,
हर प्रकार का, है ना, भाषा, हर प्रकार की विविधता आपको देखने को मिलती है। अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग आपको देखने को मिलते हैं, और यही चीज भारत को विविध बनाती है। विविध का मतलब क्या होता है? हम सब अलग अलग हैं। तो दिक्कत क्या हुई? जब ये इतनी विविधताएं हैं तो भारत देश का संविधान बनाना उतनी ही बड़ी चुनौती रहा होगा। लेकिन भाई इस चुनौती को भी हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं भाई, उन्होंने आसानी से उसको लिया। सोच के देखो कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। सोच के देखो एक बारी कि भारत में इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, फिर भी हमने संविधान बना दिया। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब यहां पे देखो जो सेकंड पॉइंट है, ये थोड़ा सा रिलेटेबल पॉइंट है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं मैं। यहां पे सिंपल सा बोला गया है कि 1858 के बाद आपको पता होना चाहिए कि 1857 में क्या हुआ था सर? क्रांति हो गई थी। 1857 की क्रांति आपने सुना होगा। 1857 में क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। खैर ये जो क्रांति हुई थी ये सफल नहीं हो पाई थी, ठीक है। लेकिन 1857 के बाद आप देखोगे अंग्रेजों ने बहुत सारे अधिनियम पास किए, बहुत सारे कानून पास किए। लेकिन जो कानून पास किए थे, आप देखोगे कि जो भारतीय लोग हैं, इनकी जो आकांक्षाएं हैं, इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये है कि अंग्रेजों ने हमें लूटना नहीं छोड़ा। 1857 के बाद जो क्रांति हुई, इसके बाद आप देखोगे अंग्रेज तमाम तरीके के कानून पास करती है, तमाम तरीके के अधिनियम पास करती है, लेकिन इससे भारतीयों को भला नहीं हुआ। आप देखोगे अंग्रेजों ने हमें किसके नाम पर बांटा? 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों को पता लगा कि ये जो लोग हैं, भारतीय लोग जो हैं, ये बहुत ज्यादा एक है, यूनिटी है इनमें, तो इनको बांट दो, हिंदू मुस्लिम करवा दो। तो आप देखोगे अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर हमें बांटना शुरू कर दिया, जाति के नाम पर बांटना शुरू कर दिया। तो ये सारी दिक्कतें पैदा हुई। फिर होता क्या है कि सबसे पहले, ये पूरा रिकैप करवा रहा हूं मैं, 1928 में जो हमारे मोतीलाल नेहरू थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इनकी अगर हम बात करें तो इनकी अगर हम बात करें, उनके साथ में 8 जो अन्य नेता थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत का संविधान का एक प्रारूप लिखा, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें चुनौती दी थी कि भारतीय लोग क्या नहीं कर सकते? संविधान नहीं बना सकते। फिर 1931 में क्या हुआ भाई? कराची अधिवेशन हुआ। इसमें भी क्या किया गया? इसमें प्रॉपर तरीके से एक अधिवेशन पास किया जाता है, और इसमें ऐसा बोला जाता है कि आजाद भारत का, जब भारत आजाद हो जाएगा, इसका किस तरीके से इसका संविधान दिखेगा, आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, इसकी जो है यहां पर बात की जाती है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सारी चीजें ऑलरेडी बता दी है मैंने, ये सारी चीजें बता दिया मैंने ऑलरेडी, पढ़ लेना एक बारी, चीजें रिपीट हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि भाई चैप्टर जो है लेट हो। फिर देखो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये पूरे सब हर एक चीज मैंने बता दिया आपको, ध्यान से पढ़ो। देखो भारतीय संविधान की हम बात करें, इसको बनाया कब गया था, तो आप देखोगे जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। जुलाई 1946 में किसके चुनाव हुए थे? भारतीय संविधान सभा के चुनाव किए गए। जो लोग चुनकर आए थे वो किसने चुने थे? भारतीय संविधान सभा को चुना किसने था? तो जो प्रांत में इलेक्शन हुए थे, उनमें जो लोग जीते थे, उन्होंने इन लोगों को चुना था। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग चुनकर आए थे संविधान सभा में, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आए थे, इनको प्रांतीय असेंबली के लोगों ने चुनकर भेजा था, वो भी लोग चुनकर आए थे। जैसा आज के टाइम पर हम बात करें राष्ट्रपति, जैसा राष्ट्रपति के आज के हम बात करें, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है विधानसभा के लोग करते हैं भाई, एमपीज एमएलए जो है चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव तुमने कभी सुना है कि आम आदमी राष्ट्रपति का चुनाव करता है? ठीक उसी प्रकार से आप देखोगे कि हमारा जो संविधान सभा है, इसका चुनाव किया गया था। पहली बैठक कब हुई? तो आप देखोगे पहली बैठक दिसंबर में हुई थी 1946 में। पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की 1946 में हुई थी दिसंबर में। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दिक्कत क्या हुई? संविधान सभा तो बन गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत बुरा हुआ, एक दर्दनाक बंटवारा हुआ, और इस बंटवारे में लाखों लोग मारे जाते हैं। 10 कम से कम ऐसा बोला जाता है 10 से 20 लाख लोग जो हैं मारे गए थे, जो ऑफिशियल डेटा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो लोग हैं मारे जाते हैं। और इस खून आप देखोगे ना, खून भरे बंटवारे में आप देखोगे पाकिस्तान अलग हो जाता है, भारत अलग हो जाता है। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ? आप देखोगे कि भारत की संविधान सभा अलग बढ़ जाती है और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग बढ़ जाती है। अब यहां पे वही बात की जा रही है कि जब उनकी सभा बढ़ गई, मतलब 389 लोग थे, वो घटकर कितने रह गए? 299 रह गए। और आप देखोगे इन्होंने क्या किया? इन्होंने 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा कर लिया। अब याद रखना, अब दो चीजें आती हैं। एक पहला प्रश्न आएगा कि संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? संविधान सभा ने उस संविधान को कब बनाकर तैयार कर लिया था, कब अपना लिया था? संविधान सभा ने संविधान को अपनाया कब था? तो वो अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। याद रखना, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान बनाकर उसको अपना लिया था। लेकिन लागू कब हुआ था पूरे देश में? तो वो कब हुआ था? वो 26 जनवरी को हुआ था, 26 जनवरी 1950। और तभी हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तभी हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे देश में जो संविधान था वो लागू हो गया था पूरे देश में। तो बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं कि अगर यह प्रश्न आ जाए कि ये बताओ कि हमारी संविधान सभा ने देश का संविधान अपनाया कब था,
तो वो अपनाया था 26 नवंबर 1949 में। पूरे देश में लागू कब हुआ था? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो ये सारी चीज आपको नहीं भूलनी है, नहीं भूलनी, बिल्कुल नहीं भूलनी है ना, बिल्कुल नहीं भूलनी। अच्छा, अब होता क्या, मैंने आपको बताया था बेटा कि ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टली संविधान बनाना शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारे डिबेट डिस्कशन हुए होंगे, बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी, बहुत सारी लड़ाइयां हुई होंगी। जैसे मान के चलो कि आप 10 लोग बैठे हुए हो, है ना, 10 दोस्त हो, बैठे हुए हो, और आपका प्लान ये है कि आप कहीं घूमने जाओगे। तो प्लानिंग वगैरह तो होती है ना, तुम लोग डिबेट करते हो कि नहीं यहां चलते हैं, वहां चलते हैं, यहां नहीं चलते, वहां चलते हैं। तो क्या होता है, 1-2 घंटे तक, 3 घंटे, 4 घंटे तक तो डिस्कशन चलते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 10 लोग मिलकर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हो। ऐसा होता है नहीं होता? ठीक उसी प्रकार ये जो 299 लोगों की टीम है हमारी, जो हमारी संविधान बना रही है, तो इसने भी तो डिबेट डिस्कशन किया होगा, इसने भी तो चर्चाएं की होंगी। क्यों? क्योंकि ये सभा जो बनी है, ये नाम क्यों सभा, सभा इसको हम बोल क्यों रहे हैं? इस सभा का काम ही क्या है? चर्चाएं करना, डिटेल में डिस्कशन करना, उसके बाद किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना, समझ रहे, कंक्लूजन पे पहुंचना। तो आप देखोगे यहां पे उसी चीज की बात हो रही है। तो हुआ क्या, जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान से पहले एक प्रारूप कमेटी बनाई जाती है। प्रारूप का मतलब मैंने बताया था, प्रारूप का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक रूप। कि संविधान का जो प्रारंभिक रूप होगा वो क्या क्या होगा। जैसे मैं बात करूं कि मैंने एक लिस्ट बना ली पूरी, हम 10 लोग हैं, हमने पूरी एक लिस्ट बनाई कि देखो यहां पर घूमने चलेंगे, हम यहां पर 5 जगह घूमने चलेंगे। फिर क्या हुआ, फिर उस लिस्ट, जो मैंने लिस्ट बनाई है, उस पर तुमने डिबेट डिस्कशन किया कि भाई यहां पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बारिश ज्यादा हो रही है वहां पर, है ना। तो पूरा डिबेट डिस्कशन चला। अब ठीक है, सुनो सुनो, नहीं समझ में आ रहा, रुको। तुम मान के चलो, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान के चलो 5 दोस्त हो तुम, 5 दोस्त हो, तुम्हारे 5 दोस्त हैं। तुमने सोचा कि तुम मनाली घूमने जाओगे, मनाली सुंदर जगह है, घूमने जाओगे, ठीक है सर। अब तुम्हारा एक दोस्त है जिसका नाम है चिंटू, जिसका नाम है चिंटू, जिसका नाम है चिंटू। इसने पूरी एक लिस्ट बनाई कि मनाली में, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 जगह घूमने जाओगे, है ना। उसने पूरी लिस्ट तैयार कर ली। क्यों? क्योंकि चिंटू ही पूरे ट्रिप का कमान संभाल रहा था। मान के चलो, मान के चलो, है ना, मान के चलो। अब हुआ क्या, अब चिंटू ने पूरी लिस्ट जो है ये 5 दोस्तों को दी। चिंटू को मिला के 6 लोग थे टोटल। अब पांचों में डिबेट डिस्कशन हुआ, चिंटू भी शामिल था उसमें। 6 लोगों के बीच में क्या हो रहा है, डिबेट डिस्कशन हो रहा है कि भाई इस वाली जगह पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, इस वाली जगह पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये डिबेट डिस्कशन हुआ। कहने का मतलब क्या है कि चिंटू ने जो लिस्ट तैयार की थी वो क्या था, वो प्रारूप था। प्रारूप था भाई, वो उस ट्रिप का प्रारंभिक रूप था, चिंटू ने जो बनाई थी। लेकिन बाद में जब डिबेट डिस्कशन हुआ तो फिर यहां पर निर्णय यह लिया जाता है कि हम 7 जगह नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 3 जगह जाएंगे, हम सिर्फ 3 जगह जाएंगे। तो फाइनल रूप क्या है, बन के तैयार जब हुआ तो ये फाइनल रूप है। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो प्रारूप का मतलब समझ गए, इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। अब ये प्रारूप जो है किसने तैयार किया था भाई, किसने तैयार किया था? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? प्रारूप कमेटी की हम बात करें, प्रारूप कमेटी की हम बात करें, इसका चेयरमैन कौन था, कौन संभाल रहा था इसको? तो आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बड़ी हस्ती है भाई, मैं हमेशा बोलता हूं इनके बारे में पढ़ो, इनके बारे में नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। समझ में आ गया ना? मतलब एक उदाहरण के तौर पर तो समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? हाँ, तो क्लियर हुआ। हाँ, चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो यहां पर सिंपल सी बात हो रही है। फिर हुआ क्या, हमारी प्रारूप कमेटी बनाई जाती है, मतलब संविधान को एक प्रारूप दिया जाता है, एक रूप दिया, प्रारंभिक रूप दिया जाता है संविधान को। और उसके बाद क्या होता है, जब पूरा प्रॉपर तरीके से एक प्रारूप तैयार हो जाता है, उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद होता है भाई डिबेट डिस्कशन, है ना। डिबेट डिस्कशन होता है, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं प्रारूप के बाद। प्रारूप संविधान बन चुका है हमारा, हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया है। उसके बाद क्या हो रहा है सर, उसके बाद आप देखोगे कि एक डिबेट डिस्कशन चल रहे हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां पर आप देखोगे प्रत्येक धारा पर जो है 2000 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा हुई। सोच के देखो, मतलब अब जब देखो प्रारूप तैयार हो गया, लेकिन जब डिबेट डिस्कशन हुए, चर्चाएं हुई, आप सोच के देखो, मतलब कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग थे संविधान सभा में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक दूसरे पर अग्री नहीं करते थे। मैंने कुछ बोला, सामने वाला अग्री नहीं कर रहा, सामने वाले ने कुछ बोला, मैं अग्री नहीं कर रहा। तो समझ रहे हो, मतलब कभी कभी लड़ाइयां भी होती थी इनके बीच में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कशन हुए हैं। एट द एंड हमें क्या चाहिए था, हमें मजबूत संविधान चाहिए था। तो आप देखोगे कि जब प्रारूप कमेटी ने पूरा एक, है ना, उसका प्रारूप तैयार कर दिया, तो इस पर डिबेट डिस्कशन हुए। और लगभग आप देखोगे प्रत्येक धारा की अगर हम बात करें, उसमें 2000 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा की गई। संशोधन का मतलब क्या होता है बेटा? बदलाव, बदलाव। संशोधन का मतलब क्या होता है? बदलाव। जब किसी चीज का हम बदलाव करते हैं ना, उसको हम संशोधन बोलते हैं, बदलाव।
और आप देखोगे यहां पे बोला जा रहा है, सोच के देखो, 3 वर्षों के भीतर, है ना, 3 वर्षों में कुल 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। ये जो पूरे प्रारूप कमेटी बनाई गई थी, इसने जब प्रारूप तैयार किया तो आप देखोगे लगभग 114 दिन, है ना, अगर मैं 3 सालों की बात करूं, 3 वर्षों की हम बात करें, या फिर 3 वर्ष नहीं, तुम ले लो 2 साल 11 महीने 18 दिन, इन पूरे सालों की अगर हम बात करें तो आप देखोगे लगभग इन सालों में 114 दिन तक जो हमने क्या किया, 114 दिन तक गंभीर चर्चाएं की, और चर्चाओं को रिकॉर्ड भी किया गया। याद रखना बेटा, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ संविधान को हमने दस्तावेज की तरह बना दिया। ये जो चर्चाएं हो रही हैं, इनको रिकॉर्ड भी किया गया प्रॉपर, इनको दस्तावेज में लिखा भी गया क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्यों यहां पर बदला जा रहा है, क्यों अगर एक कोई कानून बनाया गया है, क्यों यहां पर कुछ भी लिखा गया है तो उस पर चर्चा क्यों हो रही है, उस पर लड़ाई क्यों हो रही है, उसको हटाने की बात क्यों हो रही है या फिर डालने की बात क्यों हो रही है। तो आप देखोगे जो भी हमारी चर्चाएं हो रही हैं उनको रिकॉर्ड भी किया जाता है, और रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं हम, आप देखोगे जब ये रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसको क्या बोला गया, तो उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम का एक, यहां पर आप देखोगे ना 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। तो आप देखोगे आज आपको मिल जाएगा ये जो डिबेट डिस्कशन हुआ है, ये जो संविधान सभा की डिबेट डिस्कशन हुई है, इनको रिकॉर्ड किया गया है 12 खंडों में, मोटी किताब मिल जाएंगी जो भी डिबेट डिस्कशन हुए हैं, है ना। और इसको किस नाम से प्रकाशित किया गया है, तो आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से इसको जो है प्रकाशित किया गया है, अलग अलग 12 खंडों में। और चर्चाएं कितनी हुई 3 वर्षों में, आप देखोगे 114 दिन गंभीर चर्चाएं हो रही हैं, और इसके बाद इन सारी चर्चाओं को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर इनको दस्तावेजों में बदला जा रहा है। और हां, ये जो बहस हो रही है किस आधार पर हो रही है, ये जो बहस हो रही है ये उनकी सोच के आधार पर हो रही है। जो हमारे संविधान सभा के जो लोग हैं, इनकी जो सोच है, इनके जो तर्क हैं, उसके आधार पर जो है ये डिबेट डिस्कशन किया जा रहा है। और आप फाइनली देखोगे कि 26 जनवरी 1950, ओहो बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ सबके सब, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को जो है लागू कर दिया जाता है। और इसीलिए आप देखोगे हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर एक बात बताओ कि 26 जनवरी 1950 को ही हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने निर्णय लिया था कि हम 26 जनवरी को हर साल क्या मनाएंगे, अपना गणतंत्र दिवस मनाया करेंगे, अपना आजाद दिवस मनाया करेंगे। तो देखो हम आजाद तो 15 अगस्त को ही हो गए थे, लेकिन फिर हमारा जब संविधान लागू होता है तो उस दिन को हमने क्या मना लिया, उस दिन को हमने अपना गणतंत्र दिवस मना लिया। क्लियर हुआ? है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। तो 26, कोई अगर पूछे कि संविधान लागू कब हुआ था पूरे देश में, तो 26 जनवरी 1950 में। अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 में। तालियां बजा दो, बहुत बड़ा दिन था बेटा, तुम्हें पता नहीं होगा। 250 साल की गुलामी के बाद, 250 साल की गुलामी के बाद फाइनली हमने अपना खुद का संविधान जो है बना के तैयार कर लिया था। ये चीजें हो गई, क्लियर होगी? फटाफट से बता दो। क्लियर होगी ये सारी चीजें? ये बुनियाद होगा बेटा, बुनियाद, है ना, लिख लेना, शायद यही टॉपिक है, भारतीय संविधान की बुनियाद। क्लियर हुआ? हाँ, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? फटाफट से बता दो बेटा, है ना। इतनी चीजें आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए बहुत अच्छे, एक मिनट रुक जाओ बस, अब 1 मिनट रुक जाओ बस। सारी रात भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना। 1 मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा सा टॉपिक देख लूं, कुछ छूट तो नहीं गया तुम्हारा, छूटना नहीं चाहिए, छूट गया फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो। बुनियादी मूल्य होगा, मूल्य, बुनियादी मूल्य, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद वो टाइप नहीं हो पाया। तो ये जो टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, ये सही होगा टॉपिक। यहां पे भी सही कर लेना, यहां पे भी सही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, ये सही टॉपिक होगा। कभी कभी क्या होता है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अपनी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है। अब हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान की जो इतनी वैल्यू है वो क्यों होती है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इस टॉपिक की बेटा मैं बात करूं, इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे इस टॉपिक में, यहां पर इस टॉपिक में पता क्या बताया गया है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही मैं बता रहा हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट चीजें इस टॉपिक में आप देखोगे हमारे संविधान को क्या बताया गया है, संविधान को हमारे क्या बताया गया, हमारे संविधान को एक दर्शन बताया गया है। ये याद रखो पहले,
समझो यहां पे, समझो संविधान को क्या बताया गया, हमारे हमारे संविधान को एक दर्शन बताया गया है। कोई बच्चा बता सकता है मेरे को कि दर्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दर्शन? ये जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है दर्शन, ये जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है दर्शन, इसका मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब क्या होता है, कभी पता है तुम्हें क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दर्शन? फिलॉसफी बोलते हैं उसको दर्शन। संविधान को एक दर्शन बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। दर्शन का मतलब क्या होता है? देखो दर्शन का सिंपल सा मतलब होता है फिलॉसफी। इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपको जब ज्ञान चेतना का एहसास होता है ना, सामने वाला, जैसे आप मंदिर में जाते हो कि भैया मंदिर में हम दर्शन करने जा रहे हैं। अब दर्शन में होता क्या है कि जो चीज, जो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, जो किसी और को दिखाई नहीं देती, जो तुम्हें दिखाई दे रही है। देखो होता क्या, आप देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको बोलता हूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप देखते हो ट्रेडिशन के बारे में सुना होगा आपने। ट्रेडिशन क्या हमारे घर का ट्रेडिशन है, रिवाज है। कस्टम्स के बारे में सुना होगा, वैल्यूज के बारे, वैल्यू सिस्टम के बारे में सुना होगा। वैल्यू सिस्टम पता है ना कि भैया हमारे घर में पैर छूने का रिवाज है। मेरे घर में जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो तुम लोग शायद नमस्ते करते होगे, हम लोग क्या क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं चरण स्पर्श। ये सब क्या है? ये वैल्यू सिस्टम है। ये कहीं ना कहीं से तो आया है ना, ये कहीं ना कहीं से तो आया है। जब आप गीता पढ़ते हो, आप कोई भी धार्मिक किताब उठा लो, जब आप गीता पढ़ोगे, जब आप कुरान पढ़ोगे, जब आप बाइबल पढ़ोगे, कोई भी आप धार्मिक किताब उठा लीजिए, वो किसके बारे में बात करती है? वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करती है कि हमें समाज में किस तरीके से रहना है, समाज को और बेहतर कैसे बनाना है हमें। तो इसलिए हमारा जो संविधान है यह भी किस पर टिका हुआ है? यह भी एक वैल्यू सिस्टम पर टिका हुआ है कि हमें अपने देश को और बेहतर कैसे बनाना है। हमारे देश में जो नागरिक है वो खुल के जी सके, खुल के सांस ले सके, उसके पास स्वतंत्रता हो, समानता हो। तो कहने का मतलब क्या है कि संविधान की अगर हम बात करें, संविधान उन बुनियादी चीजों पर टिका हुआ है जो कि हमें बोलते हैं, जो कि हमें कुछ वैल्यू सिस्टम, कुछ मूल्य के बारे में बताते हैं। आप सोच के देखो, संविधान जो है ना, सिर्फ एक ऐसी किताब नहीं है जिसमें सिर्फ नियम कानून लिखे हुए हैं। संविधान उससे कई गुना ज्यादा है। संविधान आप बोल सकते हो उन मूल्यों को अंकित करता है, उन मूल्यों को इकट्ठा करता है जो कि हमें बताते हैं कि हर एक नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, हर एक नागरिक की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, हर एक नागरिक के अधिकार क्या होने चाहिए। इन सब पे टिकी हुई कुछ चीजें हैं। इसलिए हमने क्या बोला है? इसलिए हमने संविधान को एक दर्शन का रूप दिया है। समझ में आया? इतनी चीजें समझ में आई? फटाफट से बता दो बेटा जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको बेटा जी? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ, संविधान जो है किसकी बात करता है? संविधान जो है एक मूल्यों की बात करता है, सिद्धांतों की बात करता है। तो ऐसा नहीं है कि संविधान संविधान सिर्फ एक ऐसा दस्तावेज है जो नियम कानूनों के बारे में ही बात कर रहा है। संविधान बहुत सारे मूल्यों के बारे में, आपके कर्तव्यों के बारे में बात करता है। समझ में आया नहीं आया? उसी चीज के बारे में जो यहां पर बात की जा रही है। इसलिए हमने क्या बोल दिया? इसलिए हमने संविधान को एक दर्शन बोला है, क्योंकि दर्शन करने के बाद आपको इन्हीं सब चीजों का एहसास होता है भाई। आपको पता लगता है कि भैया आपके खुद के मूल्य क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है आपका, आपके आपके कर्तव्य क्या है, ये सारी चीजें। इसलिए यहां पे संविधान को एक दर्शन बोला गया है। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब संविधान जो है एक दर्शन बताया गया। अब यहां पे बोला गया है कि संविधान जो है ना, संविधान को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, संविधान को जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई संविधान को समझा कैसे जाए, तो इसमें हम दो तरीके से इसको समझते हैं। हम दो तरीके कौन से हैं सर? पहला तरीका यह है कि भाई जो संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे बड़े बड़े नेता हुए, जो हमारे बड़े बड़े राष्ट्रवादी लोग हुए, इनके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं संविधान में आप देख सकते हो। मतलब इनके जो विचार हैं कहीं ना कहीं वो संविधान में लिखे हुए हैं। जैसे हम बात करें हमारे गांधी जी, अगर मैं गांधी जी की बात करूं तो गांधी जी के विचारों को भी हमने संविधान में लिखा हुआ है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि अगर आपको संविधान के बारे में जानना है, अगर आप संविधान का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हो, अगर संविधान का परिचय देखना चाहते हो कि पूरे संविधान में है क्या, एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, पूरा संविधान टिका किस पे हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको संविधान का प्रस्तावना देखना पड़ेगा, यानी कि आपको संविधान का प्रेम्बल पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि अगर आपको संविधान के सुनो अगर आपको संविधान के बुनियादी मूल्यों को जानना है कि संविधान का वैल्यू सिस्टम क्या है, क्या बुनियाद है संविधान की, तो यहां पे बोला गया है संविधान एक दर्शन है। और अगर आपको संविधान के बुनियादी मूल्य को जानना है तो आप दो तरीके से जान सकते हो। या तो हमारे बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, जो हमारे बहुत बड़े बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके क्या विचार थे संविधान के बारे में। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल गांधी जी की, आपकी किताब में आप पढ़ना उसको। गांधी जी का पूरा एक कोट लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। रुको एक मिनट दो मेरे को, एक मिनट बेटा। देखो चैप्टर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। रुको मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूं, ध्यान से देखो फटाफट से, मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूं।
गांधी जी की एक पत्रिका थी, इसका नाम था यंग इंडिया। अब इन्होंने क्या लिखा था संविधान के बारे में, मैं पढ़ के बताता हूं, ध्यान से, मजा आएगा बहुत ज्यादा। आपकी किताब में खोल के रखना आप लोग, लिखा हुआ है। गांधी जी ने क्या लिखा था, इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया करके। तो इन्होंने क्या लिखा था संविधान के बारे में कि भाई मेरे आजाद, आप सोच के देखो, गांधी जी की बात करते हैं हम, आपकी किताब में लिखा हुआ है गांधी जी उन 299 लोगों में से नहीं थे। गांधी जी हमारे संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी गांधी के जो कुछ सिद्धांत हैं उनको हमने संविधान में डाला हुआ है। समझ रहे हो? जैसे हम बात करें, गांधी ने क्या लिखा, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। समझ रहे हो? ध्यान से दो, मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रह सकें। ऐसा भारत में, जिस भारत में छुआछूत ना हो। अब सोच के देखो ये क्या था भाई। अब गांधी जी तो भाई संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन गांधी जी एक बहुत बड़ी हस्ती है। अब गांधी जी के जो विचार थे, कहीं ना कहीं उन विचारों को भी संविधान में डाला गया। सोच के देखो, हमारे भारत देश में हर किसी को समानता का अधिकार है, कोई भी छुआछूत नहीं है। आप किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय से हो, आपको समानता दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमने गांधी जी के भी कुछ सिद्धांतों को, कुछ उनके मूल्यों को हमने कहां डाल रखा है, हमने संविधान में डाल रखा है। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बताओ, है ना? तो सिंपल सी बात है, इस टॉपिक में सिर्फ ये चीज बताई गई है कि आप संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं उनको दो तरीके से जान सकते हो। या तो आप बड़े बड़े जो नेता रहे हैं, हमारे राष्ट्रवादी लोग रहे हैं, इनके विचारों को पढ़ो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप संविधान का प्रस्तावना पत्र पढ़ लो, यानी कि आप संविधान का प्रेम्बल पढ़ लो। इस पर हम आते हैं, क्या होता है प्रेम्बल, क्या होता है प्रस्तावना, इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना? अच्छा, अब बात करते हैं संविधान का दर्शन। अच्छा, संविधान का दर्शन, आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो, नहीं आते? दर्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक तरीके की दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं। और कुछ ऐसी चीजें जो शायद और को दिखाई ना दे, कुछ ऐसे मूल्य शायद जो और को दिखाई ना दे, कुछ ऐसी चीजें जो आप पढ़कर, जिनको आप पढ़ते हो, जिनको आप सीखते हो, समझते हो, तो उससे कुछ ना कुछ आपको फायदा ही मिलता है। इसलिए हमने संविधान को क्या बोला है? संविधान जो है एक ऐसा दस्तावेज है जो सिर्फ नियम कानून नहीं बताता, वो तो बताता ही बताता है, इसके अलावा बहुत सारे कर्तव्य मूल्यों के बारे में बताता है हमें। समझ में आया ना? क्लियर हुआ ना? हाँ, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको समझने के लिए हमें प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा। संविधान का जो प्रस्तावना है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? उद्देशिका। अच्छा सर, अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सर? कोई बताएगा मेरे को संविधान में प्रस्तावना या फिर उद्देशिका का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? और कोई भी बच्चा, थोड़ा सा किसी ने अगर पढ़ा है तो कोई भी बता सकता है कि प्रस्तावना का, उद्देशिका का मतलब क्या होता है? अच्छा, संविधान का ये जो हिस्सा है, ये किसके बारे में बताता है? ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन है संविधान का। मतलब अगर मान के चलो तुम किताब पढ़ते हो तुम, अच्छा, तुम अगर सोशल साइंस की किताब लेके बैठे हो तो आप पहले पेज पे जाओ तो उस पर इंट्रोडक्शन दिया होगा। मतलब बिल्कुल पहले नहीं, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो इंट्रोडक्शन दिया होता है। उस इंट्रोडक्शन पे आप देखते हो हर एक चीज दी जाती है कि बुक में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या क्या चीज आप पढ़ने वाले हो, कौन कौन से चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो। लिखा होता है नहीं होता? आप बताओ, लिखा होता है नहीं होता? फटाफट से बता दो। हाँ, तो एक इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है, एक परिचयात्मक जो पार्ट होता है, जो पूरे संविधान के बारे में बता रहा है, संविधान के मूल्यों के बारे में बता रहा है, संविधान के सिद्धांतों के बारे में बता रहा है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रस्तावना, इसको हम बोलते हैं प्रेम्बल, इसको हम बोलते हैं उद्देशिका। समझ में आया? इतनी चीजें समझ में आई? फटाफट से बता दो जल्दी से, है ना? तो संविधान के क्या मूल्य हैं, संविधान के क्या लक्ष्य हैं, संविधान के क्या कर्तव्य हैं, ये सब आपको कहां मिल जाएगा? सिर्फ आपको एक पेज में मिल जाएगा, जो कि एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है, एक परिचय होता है एक तरीके का पूरे संविधान का कि भाई इस संविधान में लिखा क्या है। तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेम्बल। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई? आपने देखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब ही क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हमारे देश का संविधान जो है ना, वो पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। वी द पीपल ऑफ इंडिया, किसी एक को नहीं, पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब सोच के देखो, अब आप हाँ, ये देखो, ये कुछ तस्वीरें दे रखी हैं, आपकी किताब में भी दे रखी हैं। ये हमारे कौन लोग हैं? हमारे कुछ संविधान सभा के लोग हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कहीं ना कहीं संविधान को डिजाइन करने में। तो आप देखोगे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात करें, ये ना होते तो शायद हमारा देश आजाद, हमारा देश जो है एक ना हो पाता, हमारे देश का विलय ना हो पाता, ठीक है ना? अगर हम सरोजिनी नायडू की हम बात करें, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर हुआ ना? कांग्रेस नेता थी। अब्दुल कलाम आजाद की हम बात करें, आप सोच रहे हो हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक समुदाय के लोगों को शामिल किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। चंपारण सत्याग्रह में इनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर आप देखोगे ओ हो, इस इंसान की तो क्या ही तारीफ करना। जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें, हमारे देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री बने, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और हमारे संविधान सभा का भी हिस्सा थे, है ना? प्रारूप कमेटी की हम बात करें, उसके चेयरमैन कौन थे भाई? तो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, इनकी अगर हम बात करें
तो ये बहुत बड़ी बड़ी कुछ हस्तियां हैं बेटा, इनका बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब संविधान की जब मैं दर्शन की बात करता हूं बेटा, तो आप देखो यहां पर ये पढ़ो, आपकी किताब में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का दर्शन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो कहां से स्टार्ट हुआ है, देखो लाइन कहां से स्टार्ट हुई है, ध्यान से देखना फटाफट से। भारत का संविधान है ना, उद्देश्य का प्रेम्बल, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ध्यान से पढ़ना फटाफट से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पूरा पढ़ो ध्यान से। वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आप सोच के देखो, एक एक चीज इसमें, एक एक चीज कवर है। हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, हम यहां पे लिखा हुआ है कि यहां पर ये भारत के जो, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण है ना संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र। आप सोच के देखो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक गाड़ी है, ये क्या है, ये सर ये गाड़ी है सर, ये एक गाड़ी है जो कि आपको कहां तक ले जा रही है। अब इन ये सब जो गाड़ी में लिखा हुआ है, ये गाड़ी क्या है, ये गाड़ी आपको कहां तक ले जा रही है, ये गाड़ी आपको स्वतंत्रता तक ले जा रही है, समानता तक ले जा रही है ना, धर्म निरपेक्ष तक ले जा रही है। ये पूरी जो गाड़ी है ना, हम किसी भी देश को अगर समाजवादी बना दे, अगर एक लोकतात्मक बना दे, पंथ निरपेक्ष बना दे, है ना, एक गणराज्य बना दे, तो ये जो गाड़ी हमें कहां तक ले जाएगी। तो भाई कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब अगर हम अपने संविधान में डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो किसकी तरफ जाएगा। हमारे देश में जो हर एक व्यक्ति है उसके पास हर एक चीज की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी, आजादी होगी, एकता होगी उनके अंदर। तो यहां पे ये सारी जो चीजें डाली जा रही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके सबके बारे में हम बात करेंगे। अब ध्यान से पढ़ो, देखो ध्यान से पढ़ो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में हम बात करेंगे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा है ना, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कितना है, 26 नवंबर 1949 है ना, को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रवृत्त करते हैं। समझ, यहां पर ऊपर से लेकर अगर आप नीचे तक पढ़ोगे तो एक एक शब्द का अपने आप में बहुत बड़ा मतलब है। अब देखो इन शब्दों की अगर हम बात करें तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम भारत के लोग, इसका कहने का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, बेसिकली क्या है मतलब इनका। तो आप देखोगे इस कथन का मतलब क्या है कि संविधान को किसी राजा या किसी भारी शक्ति ने प्रदान नहीं किया, बल्कि इसे भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही तैयार किया है। याद रखना, मतलब कहने का यह है कि हम भारत के लोग, मतलब संविधान को किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, किसी राजा ने नहीं बनाया, उस संविधान को उस भारत के लोगों द्वारा बनाया गया। उस भारत के लोगों ने जिन प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, उन प्रतिनिधियों ने इस संविधान को बनाया है। यह होता है हम भारत के लोग, है ना। दूसरा एक स्टेटमेंट है प्रभुत्व संपन्न, है ना, देखोगे ना, ध्यान से देखो फटाफट से, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या हुआ सर, आओ देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि भारत एक स्वतंत्र देश है भाई, मतलब इसको हम बोलते हैं सोलमैनिटी, है ना, सोवरन बोलते हैं, सोवरन। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, सोवरन। इसका मतलब होता है कि भारत पर किसी भी दूसरी ताकत का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। हम जो भी निर्णय लेंगे वो कैसे लेंगे, स्वतंत्र रूप से लेंगे। हमारे पास कोई भारी शक्ति का जो है क्या नहीं होगा, भारी शक्ति का हम पर कोई भी दबाव नहीं होगा। कोई भी दूसरी सरकार हमें हुक्म नहीं दे सकती, भारी शक्ति हमें कोई भी हुक्म नहीं दे सकती। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। हाँ, अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अंग्रेज क्या बोलते थे, अंग्रेज हमें हमेशा एक डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ही यही है कि तुम अपने भारत देश में कुछ भी करो, लेकिन जो भारी मामले होंगे उसमें क्राउन के अंडर में आओगे। ये होता था डोमिनेंट स्टेटस। अब इसके जवाब में हमने क्या बोला, प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। कोई भी भारी शक्ति जो होगी, हमारे आंतरिक मसले हैं, हमारे बाहरी मसले हैं, वो सब हम खुद ही देख लेंगे। हमारे ऊपर किसी भी भारी शक्ति का कोई भी दबाव नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ प्रभुत्व संपन्न। इतनी चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना, फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हुआ ना? हाँ, इतनी चीजें। हाँ, आगे बढ़ते हैं समाजवादी। अच्छा, हम भारत को समाजवादी क्यों बनाना चाहते हैं बेटा? अब ये समाजवादी जो शब्द है बेटा, हमने कहां से उठाया, मैंने आपको बताया था। समाजवादी जो कॉन्सेप्ट है हमने रशिया से उठाया है। अब हम समाजवादी क्यों बनाना चाहते हैं? अब देखो बेटा, जब हम आजाद हुए तो
हमारा भारत देश बहुत गरीब था। समाजवादी का मतलब ही क्या होता है कि हम समाज के भले के बारे में सोच रहे हैं, यहां पर जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो समाज के भले के बारे में ही लिए जाएंगे। वैसे तो समाजवादी बहुत बहुत डिटेल में है बेटा, अब बस सिंपल सा इतना समझो कि ऐसी व्यवस्था में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो समाज के बारे में सोच के लिए जाते हैं। अब हमारा जो समाज था वो गरीब था, तो यहां पर ऐसा बोला गया हमारा भारत देश एक समाजवादी भी रहेगा। तो सिंपल सी मतलब है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो ये विचार है ये कहां से उठाया हुआ था, यहां से कहां से उठाया गया था ये विचार, तो आप देखोगे जो भी हमारे कम्युनिस्ट देश है, समाजवादी देश है, उनसे ये विचार उठाया गया था। अच्छा, भारत की समाजवादी विचारधारा में समाज द्वारा संपत्ति अर्जित करने और फिर उसे समान रूप से समाज में बांटने के बारे में है। सिंपल सी बात है, यहां पर ऐसा बोला गया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आम जो लोग हैं अफोर्ड नहीं कर पाते। क्लियर हुआ? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं समाज में, बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती हैं जो आम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बट आम लोगों को वो संपत्ति दी जानी चाहिए। तो कम से कम यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां पर समाज की भलाई के बारे में बात की जा रही है कि देखो यह तय किया गया कि सामाजिक और आर्थिक असमानता कम करने के लिए भूमि और उद्योग के स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण होगा। तो आप देखोगे कि यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर सिंपल सा किया जा रहा है, क्योंकि जब हम आजाद हुए तो हम बहुत गरीब देश थे। अब गरीब देश है और असमानता भी बहुत ज्यादा थी। मतलब उस टाइम पर आप देखोगे भारत में आज भी है, ऐसा नहीं तो उस टाइम पर है, आज भी है कि जो अमीर होता है वो बहुत ज्यादा अमीर होता है, गरीब जो होता है वो बहुत ज्यादा गरीब होता है। तो यह असमानता को कम करने के लिए आप देखोगे कि यहां पर हमारी जो सरकार है वो कैसी सरकार है, वो समाजवादी भी है और एक तरीके से आप बोल सकते हो पूंजीवादी भी है। एक तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी, हम समाज का भी ध्यान रखते हैं और एक तरीके से हम पूंजीवाद का भी ध्यान रखते हैं। तो आप यहां पर देखो कि जब हमारा भारत आजाद हुआ तो हम बहुत गरीब थे, समाज में असमानताएं बहुत ज्यादा थी, तो इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने समाजवादी रूप धारण कर लिया। क्लियर हुआ? हाँ है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो इसलिए आप देखोगे ना उस टाइम पर मैक्सिमम जो उद्योग थे, भूमि थी, उस पर किसका स्वामित्व, सरकार का स्वामित्व ज्यादा हुआ करता था। क्लियर हुआ? हाँ। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोला जा रहा है कि देखो क्या बोला जा रहा है सर, ये बोला जा रहा है कि आप अगर भारत देश में रहते हो, चाहे आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, आपको कभी भी धर्म के नाम पर आपसे क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आप देखना हमारे भारत देश के संविधान में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं बताया गया है। याद रखो, हर एक देश में होता है भाई, तुम यूरोप में जाओगे तो उन्होंने ईसाई धर्म को, पाकिस्तान में जाओगे तो इस्लाम धर्म को, लेकिन हमारे भारत देश में किसी भी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर संविधान का मानना ऐसा है कि कोई भी आप धर्म के हो, आप किसी भी धर्म के हो, हमारे लिए आप बराबर हो, हम आपको एक नजर से ही देखेंगे। तो आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आपके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है लोकतांत्रिक। देखो ये कुछ और नहीं है, ये सब वही शब्द हैं जो यहां पर आए हैं, देखो ध्यान से, है ना। जैसे हम बात करें भारत के लोग, ये मैंने बता दिया आपको, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी के बारे में बता दिया, है ना। धर्म निरपेक्ष, मैं पंथ निरपेक्ष बोला था, आई एम रियली सॉरी। हाँ, ये धर्म निरपेक्ष है ना, थोड़ी गलती, धर्म निरपेक्ष। अब आता है लास्ट में लोकतंत्रात्मक, है ना। लोकतंत्र की बात हो रही है कि हमारा भारत देश जो है क्या सा देश है, वो एक लोकतांत्रिक देश है। मतलब सिंपल सा बात है कि हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। तो इस देश में अगर आप देखोगे कि यहां पर क्या होता है, यहां पर आप अपनी लीडर का चुनाव करते हो, अपने राजा का चुनाव करते हो। यहां पर जो राजा तुम पर राज कर रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी जी हो, उनको चुना किसने है, तो उनको आम जनता ने ही चुना है, तभी वो राज कर पा रहे हैं। आम जनता नहीं चाहेगी तो वो राज नहीं करेंगे, ठीक है ना। और आप देखोगे यहां पर भारत के लोगों को समान राजनीतिक अधिकार है, मतलब सबको जो है वोट डालने का अधिकार है। सबको क्या है सर, सबको वोट डालने का अधिकार है। अगर आप वयस्क हैं, अगर आप 18+ हैं, तो आप वोट डाल सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, आपका कोई भी लिंग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? हाँ, इतनी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, फिर भारत को क्या बताया गया, आप देखोगे, फिर भारत को आप देखोगे एक गणराज्य भी बताया गया। क्या बताया गया बेटा जी? एक गणराज्य भी बताया गया है, भारत को एक गणराज्य बताया गया है। अब गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है कि भैया गणराज्य का सिंपल सा मतलब यह होता है कि उस देश का जो उच्च नेता है वो कैसा होगा, वो इलेक्टेड होगा, वो चुना हुआ जाएगा। हमारे देश का सबसे उच्च नेता, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी चुनकर जाते हैं। तो एक ऐसा देश जहां पर हेड ऑफ द जो स्टेट है, जो पूरे भारत का मुखिया है, वो चुनकर आता है, उस देश को हम क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। तो यहां पर वही लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि शासक का मुखिया जो है, मतलब हमारे देश का जो मुखिया है, हमारे जो देश का जो मुखिया है, हमारे देश का जो मुखिया है वो कैसा है भाई, वो चुनकर आएगा। हालांकि हमारे देश में राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, हम वोट नहीं डालते, लेकिन फिर भी वोटिंग तो होती है ना। हम जिनको चुनते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो आप देखोगे कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो पूरे देश का मुखिया होता है, वो चुनकर जाता है। और ऐसे ही देश को हम क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। ठीक है। फिर किसकी बात की गई है, फिर न्याय की बात की गई है।
आप देखोगे भारत का जो कानून है कभी भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नागरिकों के बीच जो है क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, है ना। और सरकार का यह दायित्व होगा कि भाई गरीबी हटाए, पिछड़े लोगों को एक आप बोल सकते हो समाज की मुख्य धारा से जोड़े, और समाज में जो असमानताएं हैं इन पर काम किया जाए। तो ये सारी चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर किसकी बात की गई है भाई, फिर आप देखोगे स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है कि भाई हमारे भारत देश में जो भी व्यक्ति जो भी रह रहे हैं, आप बोल सकते हो पूरी तरह से स्वतंत्र है ना। नागरिकों की जो है स्वतंत्रता पर, है ना, बिना वजह कोई बंदिश नहीं लगा सकता, बिना वजह। मतलब इसके कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, बट आप देखोगे कि आप सब स्वतंत्र हो, आप जहां चाहो वहां जा सकते हो, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास समानता का भी अधिकार है ना। समानता का अधिकार मतलब कि भैया आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए समान अवसर मिलेंगे। आप देखते हो कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें हर कोई फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ, है ना। बंधुता का मतलब क्या है सर, कि भाईचारा रहेगा, भाईचारे वाली भावना रहेगी। अब जब तक हमारे भारत देश के अंदर भाईचारा नहीं होगा, भाईचारे का मतलब यह नहीं है कि भाई बना लिया, भाईचारे का मतलब यह है कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे। हम सब क्या रहेंगे, हम सब जो है मिलजुल कर रहेंगे, तो इसका मतलब होता है भाईचारा। क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हुई, क्लियर हुआ, हाँ ना, फटाफट से बता दो। ये सारी चीजें आई होप आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। तो ऊपर से लेकर नीचे जितने भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है उन सब का जो है मतलब आपको जो है बता दिया गया है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये सारी जो चीजें हैं, प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, है ना, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब क्यों किया जा रहा है, तो मैंने बोला ना ये सब एक गाड़ी है। इनका मेन उद्देश्य क्या है कि भाई मेन उद्देश्य यही है कि ये सब करके, ये सब लागू करके हमारे देश में समानता आए, है ना, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष बने देश हमारा, है ना। ये सारी जो चीजें हैं हमारे भारत देश में, यही चीजें जो है हमारे देश को आगे महान बनाएंगी, है ना। तो ये सारी चीजें आई होप आपको होनी चाहिए। ये सारी चीजें कहां लिखी हुई हैं, तो हमारा जो प्रेम्बल है, हमारा जो उद्देशिका है, हमारा जो, हाँ एग्जैक्टली, तो वहीं पर जो है सारी चीजें लिखी हुई हैं जो पूरे संविधान के बारे में हमें बताती हैं। क्लियर हुआ ना, हाँ है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, आखिरी टॉपिक है संस्थाओं का स्वरूप। आखिरी स्लाइड बची हुई है, आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं हम। क्लियर हुआ ना, हाँ। तो प्रस्तावना का मतलब समझ में आ गया, प्रेम्बल का मतलब समझ में आ गया। ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन है संविधान का, जो पूरे संविधान के बारे में एक एक चीज बताता है, याद रखना, एक एक चीज बताता है। मतलब यहां पर जब कोई भी केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसी के आधार पर जो है यहां पर देखा जाता है कि कोई भी चीज छूट तो नहीं रही है क्या, देखा जाता है कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है कि इसके खिलाफ तो नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत, ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, ये अपने आप में ही मोटी किताब है, लेकिन सिर्फ इसको एक पेज पर लिखा गया है, जो कि पूरे संविधान का एक इंट्रोडक्शन है बस, कि पूरे संविधान में आपको ये मोटा मोटा देखने को मिलेगा। तो यहां पर संविधान के कुछ कर्तव्य आपको देखने को मिल रहे हैं, कर्तव्य, कुछ मूल्य देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं सर, बिल्कुल मिल रहे हैं, ठीक है। गांधी जी के मूल्यों को डाला गया, बिल्कुल डाला गया है सर। समानता, गांधी जी क्या चाहते थे कि भाई छुआछूत बंद हो, गांधी जी क्या चाहते थे कि भाई सब मिलजुल कर रहे हैं, तो हो रहा है ना, वो संविधान के हिसाब से तो हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आखिरी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां पे सिंपल सी बात है कि भाई संविधान जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूल्यों और दर्शनों तक ही सीमित है। मतलब जो तुमने बस किताबी बातें कर दी कि भाई संविधान ने मूल्य दे दिए, दर्शन दे दिए, इनको एक संस्थागत रूप भी दिया गया है। मतलब हमारे संविधान में प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे मैं न्यायपालिका के बारे में बात करूं, विधायिका के बारे में बात करूं, कार्यपालिका के बारे में बात करूं, इन सारी संस्थाओं को बनाया गया है। मतलब कहने का यह है कि जो मूल्य हैं और ये दर्शन है, इनको एक संस्थागत रूप दिया गया है। मतलब ये समानता, स्वतंत्रता, ये कैसे आएगा जब तक तुम संस्थाएं नहीं बिठाओगे। सोच के देखो, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कहां जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा ना। अब कोर्ट ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि जो ये मूल्य, सिद्धांत जो है, कर्तव्य जो है, ये सब लिख दिए हैं, इन पर काम भी किया गया है, बिल्कुल किया गया है भाई। इसको पूरा एक रूप दिया गया है, एक संस्थागत रूप दिया गया। संस्थागत रूप का मतलब ही क्या होता है कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस बना दिया हमने भाई। हमने संसद बना दी, हमने कार्यपालिका बना दी, हमने न्यायपालिका बना दिया, हमने इलेक्शन कमीशन बना दिया। समझ रहे हो, इनका काम ही क्या है। तो इन मूल्यों को और इन सिद्धांतों को बनाए रखने का ही इनका काम है, इन सारी संस्थाओं का काम है। क्लियर हुआ ना, है ना, फटाफट से बता दो जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई। संविधान, हमारे देखो, संविधान सरकार के विभिन्न अंगों की भी सत्ता के बंटवारे को परिभाषित करती है। याद रखो, सत्ता का जो बंटवारा होता है, सत्ता का मतलब क्या होता है, ताकत का जो बंटवारा होता है संविधान, तो ये कौन निर्धारित कर रहा है, हमारा संविधान निर्धारित कर रहा है। यह किसी भी संवैधानिक संस्था की शक्ति की सीमाओं को बताता है। समझ रहे हो, हमारा जो संविधान है वो सरकार की शक्ति को भी बताएगा, विधायिका की भी शक्ति को बताएगा कि तुम्हारी कितनी शक्ति है, तुम किन किन विषयों पर निर्णय ले सकते हो, तुम किन किन विषयों पर निर्णय नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, हमारा संविधान बताता है।
संविधान में जो नागरिकों को अधिकार मिले हैं उनका बर्डन भी किसमें लिखा हुआ है, उन अधिकारों पर जो लगने वाली पाबंदियां हैं उसके बारे में भी किसमें लिखा गया है, संविधान में ही लिखा गया है। अब होता क्या है कि संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार तो मिले हैं और उन अधिकारों के साथ में बहुत सारी पाबंदियां भी हैं जो आप नहीं कर सकते, वो भी कहां लिखी हुई है, संविधान में। सरकार पर नकेल कौन कसता है, हमारा संविधान। सरकार चुनी कैसे जाए वो कौन बताएगा, संविधान बताएगा। तो ये संस्थागत रूप किसने दिया, हमारे संविधान ने ही इसको दिया है। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी भाई, तो संविधान के दर्शन के बारे में हमने बात की। हमने किसके बारे में बात की, संविधान के जो दर्शन है उसके बारे में बात की। संविधान को दर्शन क्यों बोला जाता है, सिंपल सी बात है, संविधान जो है बहुत सारे मूल्यों कर्तव्यों को बताता है, इसलिए हमें संविधान को एक दर्शन का रूप दिया है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये जो दर्शन है इसमें बहुत सारे जो नेता हैं हमारे, बहुत सारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, इनके कुछ जो विचार है वो झलकते हैं। प्लस संविधान अपने आप को भी बताता है, अपने दर्शन को भी एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है सर, तो प्रस्तावना से सर, उद्देशिका से, प्रेम्बल से जो है अपने आप को बताने की कोशिश करता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे क्या कर्तव्य हैं। ये सब हमने जो है पढ़ लिया है। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। अब एक काम करो, फटाफट से एक काम करो, जल्दी से एक क्विज कर लो जल्दी से, है ना? फटाफट से जल्दी से। आज थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया सर ने। अरे अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। देखो ऐसा था, मैं कल के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहता था यार, कि भाई कल के लिए छोड़ देते 2-3 टॉपिक, फिर तुम्हें दिक्कत होती कि सर टॉपिक छूट गए। तो मैं चाहता हूं कल हम जो है एक नया चैप्टर शुरू करें, ठीक है? तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा ज्यादा, अभी देखो मैं ज्यादा वैसे पढ़ाता नहीं हूं, मैं वैसे 1 घंटे 15 मिनट में छोड़ देता हूं नॉर्मली, कभी कभी होता है बेटा, ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है? हाँ, तो लेकिन ये क्वेश्चन करो उसके बाद जाना, ये क्वेश्चन करो उसके बाद जाना। अरे वीडियो कॉल भाई, टाइम 7:40 हो चुके हैं भाई, अब वीडियो कॉल कहां से करूं? कल कर लूंगा, एक काम करते हैं, कल वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है? हाँ पक्का पक्का, कल वीडियो कॉल करते हैं, पक्का वीडियो कॉल करते हैं कल, ठीक है? चलो, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट से बता दो। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के, देखो यहां पर ड्राफ्टिंग प्रारूप कमेटी के बारे में नहीं बात की गई, बहुत सारे बच्चों ने, मेरे को पता ये भी किया होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष की हम बात करें तो हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये अध्यक्ष थे। 23% बच्चों ने सही किया। हाँ मेरे को पता था बेटा, नहीं ये प्रारूप कमेटी के थे। ये किसके अध्यक्ष थे, किसके चेयरमैन थे? तो प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरमैन थे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा सही आंसर होगा। सूरज, हंटर, पृथ्वी, कुणाल, अभिनव, सक्षम, प्रिंस, सोनम, देव। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, जल्दी से करो। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? अपनाया कब गया था? देखो अपनाने की बात हो रही है, अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 14 अगस्त 1947। बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, मुझे अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है भाई, तुम लोग गलत करोगे, पक्का गलत करोगे तुम उसको। चलो बहुत बढ़िया। तो चले, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो, हाँ तो देखो अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। 56% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था ज्यादा बच्चे सही आंसर देते। आयुष, त्यागी, प्रियांशु, आकांक्षा, सूरज, अभिनव, देव, नवनीत, अमन खान, अनुज, अमन जी, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं विनर कौन है भाई। तो हमारे जो वो सूरज जी हैं वो विनर है। अभिनव वेरी गुड बेटा, कुणाल वेरी गुड, सक्षम, सोनम, देव, कृष्णा, उत्कर्ष, आर्टिस्ट, सत्यमपाल, हर्षित, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ये 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इनको होमवर्क में करके लाना है, ये दोनों होमवर्क वाले हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब भाई जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए, ठीक है? बाकी थोड़े से बच्चे फ्रस्ट्रेट भी हुए थे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डाउट्स देख लेते हैं। जिनको जाना है, जिनको कोई डाउट नहीं है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जाओ, ठीक है? बस इतना ही पढ़ा रहा हूं, अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा। पोल नहीं आया बेटा। साउथ अमेरिका की बात कर रहे हो?
नहीं, साउथ अफ्रीका की बात करो ना, साउथ अफ्रीका का संविधान चल रहा है बेटा, साउथ अफ्रीका का संविधान बाद में बना है, बहुत बाद में बना है साउथ अफ्रीका का संविधान। अरे बिल्कुल आएगी हमने बेटा, बिल्कुल। सर नीव के साथ उड़ान बैच भी ले लिया है, अब तो स्टेट रैंक नंबर 1। अरे बेटा नंबर 1 आएगी, हम बोलते हैं ना तुमको, तुमने नीव ले लिया, उड़ान ले लिया, तो नंबर 1 कहीं नहीं गया। अभिनव शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं, सर नीव के साथ उड़ान। अभिनव शुक्ला, ओके ओके। सर भूमिका क्या बोल रही है, सर बस करिए, स्कूल खुल गए हैं, स्कूल का भी पढ़ना है। स्कूल का कुछ अलग पढ़ते हो क्या, स्कूल का कुछ सिलेबस अलग है, यहाँ पे कुछ अलग पढ़ाई हो रही है, स्कूल में कुछ अलग पढ़ाई हो रही है, ऐसा है क्या? बेटा वीडियो कॉल आज समय नहीं है, वीडियो कॉल कल करूंगा, पक्का कल करूंगा, तेरी कसम कल करूंगा, थारी सो। ओके बेटा, भूमिका बेटा आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा साइमन कमीशन जो था आप क्लास 10th में पढ़ोगे। शबम अहमद साहब जी सुनिए कि साइमन कमीशन जो है आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे क्लास 10th में। अब थोड़ा सा बता देता हूं, 1928 में साइमन कमीशन बनाया गया था, और साइमन कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि भारत का जो संविधान है, जो 1919 में एक जो अधिनियम पारित किया था, 1919 में एक अधिनियम पारित किया गया था, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे, उसमें कुछ बदलाव करने हैं या नहीं करने, सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन को बुलाया गया था। साइमन कमीशन जब आया था, इसमें दिक्कत यह थी कि 7 लोग थे, और सातों के सातों लोग भारतीय नहीं थे, गोरे लोग थे सातों के सातों। आप सोच के देखो, भारत के बारे में तुम कुछ बोलोगे, बताओगे, सुझाव दोगे, और तुम भारतीय नहीं हो, तो इस वजह से हम भारत के लोग बहुत नाराज हुए थे, और हमने गो साइमन बैक के नारे लगाए थे। कोई बात नहीं, इसको डिटेल में आप पढ़ोगे, कहां पर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, क्लास 10वीं में। स्वरूप का मतलब होता है बेटा एक रूप देना, स्वरूप, ठीक है बेटा। डीपीपी में आपके जो डेली प्रैक्टिस पेपर जो आते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बेटा जी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको, ठीक है, क्लियर हुआ? डीपीपी में क्वेश्चंस कौन से आ गए हैं, एक बारी अंश का बेटा मैं एक बारी बात करता हूं। डीपीपी तो डेली प्रैक्टिस पेपर तो मेरे पास आज आया ही नहीं है, तो मैं बात करूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर में से शेयर तो किया नहीं है। तो एक काम करता हूं, मैं बात करता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। बेटा पंथ निरपेक्ष नहीं है, पंथ धर्म निरपेक्ष बोल सकते हो आप इसको, है ना, धर्म निरपेक्ष बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अंश का बेटा मैं बात करता हूं, अंश का बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बात करता हूं, मैं करता हूं मैं बात, ठीक है, मैं बात करता हूं, क्लियर हुआ ना? हाँ ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए तो भाई एक काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक काम करते हैं, एक पोल करवा लेते हैं, समझ में आया या नहीं आया? आज की क्लास समझ में आई, क्योंकि आज आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो एक बारी फटाफट से बता दो कि चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, ईमानदारी से आंसर देना, कोई किस्म नहीं खिला रहा मैं। चले ठीक है भाई, देखते हैं। हो मेरी जिन 83% बच्चों को, अब 16% बच्चों का, आई एम रियली सॉरी बेटा, नहीं समझ में आया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप एक बारी फिर से लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बारी फिर से लेक्चर देखना, मैं देखो एक काम कर, मैं बताता हूं तेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक बारी ईमानदारी से लेक्चर देख लो, स्टार्टिंग से लेक्चर देख लो। जिन बच्चों को पहला लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर देख लो, और जिनका नहीं है, फिर भी समझ में नहीं आया, तो फिर से एक बारी लेक्चर देखो। किताब को साथ में रखे पढ़ना तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, बस इतना ही बोलूंगा बेटा मैं, ठीक है। बाकी मैंने अपनी पूरा 100% दिया, अब नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा उठाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, 2x की स्पीड में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी होता है, नहीं समझ में आता है ना, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा आपको, क्या पता मेरे में थोड़ी कमी रह गई हो, क्या पता मैंने कुछ समझाने में मेरी दिक्कत हो गई हो कुछ, है ना, होता है कभी कभी, मे बी आपको मेरा समझ में ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा ट्राई करो, आ जाएगा, ठीक है। अब यही बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना।